हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग ने कल के क्लास का रिवीजन अच्छे से किया होगा। तो गाइस, आज अपन कल के क्लास का फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे एंड विल फिनिश ऑफ विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बेसिक्स चैप्टर। ठीक है गाइस, चलो कल अपन ने क्या देखा था सर कि भैया हमने कल चालू करा था हमारा इंडिया का टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सर सबसे पहले सरकार अपन से इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। जो रईस लोग होते हैं जिनकी इनकम एक सर्टन थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाती है, उनसे सर इनकम टैक्स अमाउंट के ऊपर एडिशनल चार्ज के फॉर्म में सरचार्ज कलेक्ट किया जाता है सर्टन रेट्स पे, राइट। एंड सब लोगों के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 4% का लगता ही लगता है। फिर हमने देखा था कि सर टैक्स कलेक्ट करने का पूरा अपना जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्स अमाउंट है, टैक्स पेबल, वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। सर सबसे पहले हम हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं ताकि हमको पता चले कि एसएससी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, एंड अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करेंगे कि उसके हाथ में कौन सी इनकम हमको टैक्सेबल करना है। फिर हम सबसे पहले जॉब करके सैलरी की इनकम कमाते हैं, घर रेंट पे लेके सामने वाले को रेंटल इनकम देते हैं। फिर हमारा छोटा मोटा बिजनेस चालू करते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कमाते हैं। फिर कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, एंड वहाँ पे जब बेचते हैं तो गेन कमाते हैं, वो कैपिटल गेन होता है। एंड आखिरी में अदर सोर्सेज से इनकम कमाते हैं। ये होते हैं आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम। और इसके अलावा सर एक अपन जब पढ़ते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि कभी किसी दूसरे के हाथ की इनकम आपके हाथ में क्लब होती है और आपके हाथ में टैक्सेबल होती है, वो भी अपन ऐड करते हैं। कोई अगर लॉसेज है तो वो सेट ऑफ हो सकते हैं तो उनको सेट ऑफ करते हैं, और नहीं तो फिर उनको अगले साल अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये जब अपन कर लेते हैं तो अपन पहुंच जाते हैं सर अपने ग्रॉस टोटल इनकम पे। एंड वंस वी रीच अन टू द ग्रॉस टोटल इनकम, हम माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 के डिडक्शन माइनस करने के बाद हमको मिलता है नेट टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। जब ये आ जाता है तब हम देखते हैं कि हमारा जो एसएससी है उसने ऑप्शनल रेजिम लिया है या फिर डिफॉल्ट रेजिम लिया है। डिपेंडिंग अपॉन द रेजिम विच द एसएससी हैज ऑप्टेड, हम टैक्स रेट लगाते हैं, जहां पे हम जनरल रेट पे जनरल टैक्स रेट से, या फिर अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया है तो कंसेशनल टैक्स रेट से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारी स्पेशल रेट की इनकम होती है उस पर हम स्पेशल टैक्स रेट से टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। टोटल टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अगर ज़रूरत लगती है तो सरचार्ज ऐड करते हैं। टैक्स प्लस सरचार्ज वाले अमाउंट पे 4% से सेस ऐड करके हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पे पहुंच जाते हैं। अब टू रीच एट द टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल, हमको पता करना पड़ता है कि सर हमारा एडवांस टैक्स हमने कितना जमा कराया है, हमारा टीडीएस कितना कट हुआ है, हमसे कितना टीसीएस कलेक्ट किया गया है, राइट। वो सारे अमाउंट्स को हम माइनस करते हैं एंड आखिरी में हम इतना टैक्स पे करते हैं। ठीक है सर, ये तो सर तरीका हो गया कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। बट सर क्या रेट पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है? ठीक है, तो अपन ने सर नॉर्मल प्रोविजंस पहले पढ़ा था और उसमें अपन ने क्या देखा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो कि ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑप्ट करता है, राइट सर, वो क्या रेट से टैक्स पे करने वाला है। तो सर अगर उसकी इनकम अप टू 2.5 लाख है तो निल रेट से टैक्स भरेगा। अगर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा बट अप टू 5 लाख है तो 5% से टैक्स भरेगा। 5 लाख से ज़्यादा एंड अप टू 10 लाख है तो 20% की रेट से टैक्स भरेगा। और 10 लाख से ज़्यादा जितनी भी इनकम है 30% की रेट से टैक्स भरेगा। सर यहाँ पे आपका नॉन रेसिडेंट भी आ जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। ठीक है सर, नॉन रेसिडेंट भी आ जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। अब याद रखना सर, यहाँ पे आप एक फिगर याद कर सकते हो कि जब कभी भी आपकी टोटल इनकम 10 लाख के ऊपर दी हुई होगी, आप सिंपली 1,12,000 प्लस ब्रैकेट में टोटल इनकम माइनस 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30% कर सकते हो ताकि आपका एग्जाम में समय बच जाए। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं एक रेसिडेंट इंडिविजुअल की जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है एंड लेस देन 80 ईयर्स है, ठीक है, और उसने अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑप्ट करा है, तो भाई साहब को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की नहीं बल्कि 3 लाख की मिलती है। 3 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20%, और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आप फिगर याद रख सकते हो कि अगर इनकम अप टू 10 लाख है तो 1,10,000 का टैक्स अमाउंट आता है, और ओवर एंड अबव 10 लाख की इनकम पे 30% से। अगर मैं एक सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूं, यानी कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज मोर देन इक्वल टू 80 ईयर्स है, तो ऐसे केसेस में उन लोगों को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की नहीं बल्कि 5 लाख की मिलती है। एंड 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि सर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। आप फिगर याद रख सकते हो 1 लाख रुपए का। इज इट क्लियर? चलो, ये हो गया अपना टैक्स। अब सर जो रईस लोग होते हैं उनसे सरचार्ज लेते हैं, तो सरचार्ज क्या रेट से लेते हैं? सर सरचार्ज हम लेते हैं कि अगर हमारी इनकम मोर देन 50 लाख होती है ना, जब 50 लाख क्रॉस करती है, मतलब अगर एग्जैक्ट 50 लाख होगी तो नो सरचार्ज, बट एक बार अगर 50 लाख क्रॉस करती है अप टू 1 CR,
ठीक है, अप टू 1 CR मतलब इक्वल टू लेस देन 1 CR में एंड मोर देन 50 lakhs में 10% ऑफ योर इनकम टैक्स अमाउंट का सरचार्ज लगता है। सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है आपके टोटल इनकम पे, बट सरचार्ज जब कैलकुलेट करोगे तो वो कैलकुलेट होगा आपके टैक्स अमाउंट पे। ठीक है सर, इनकम 1 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 2 करोड़ है तो सरचार्ज की रेट आपकी 15% की होगी। इनकम आपकी 2 करोड़ से ऊपर बट अप टू 5 करोड़ है तो सरचार्ज की रेट 25%, और 5 करोड़ के ऊपर की केस में सरचार्ज आपका 37% के रेट से लगता है। याद रखना सर कि आपके 4 इनकम होते हैं जहां पे आपके ऊपर सरचार्ज मैक्सिमम जो है 15% का लगेगा। ठीक है सर, फिर 15% से ज़्यादा का नहीं लग सकता। ये 4 इनकम कौन सी है सर? एक तो है आपका डिविडेंड का इनकम, ठीक है, उसके बाद आपका 111A, 112 एंड 112A। सर 111A यानी कि सर आपने अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स को शॉर्ट टर्म पीरियड होल्ड करके बेचा या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को शॉर्ट टर्म होल्ड करके बेचा है तो वो 111A में टैक्सेबल होता है। अगर आपने इनको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करने के बाद बेचा है तो वो 112A में टैक्सेबल होता है। एंड बाकी कोई भी कैपिटल एसेट्स जिसको आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करके बेचते हो वो टैक्सेबल होता है 112 में। तो ये 3 सेक्शन और आपका डिविडेंड का जो इनकम है, ये 4 इनकम पे आपका सरचार्ज कभी भी 15% से एक्सीड नहीं हो सकता। अगर मेरी टोटल इनकम 60 lakhs की है जहाँ पे डिविडेंड और कैपिटल गेन 30 lakhs का है, बैलेंस इनकम मेरी 30 lakhs की है, तो सर जी डिविडेंड और कैपिटल गेन पे तो मैक्सिमम 10% का सरचार्ज लगेगा एंड बाकी की नॉर्मल इनकम पे 10% का सरचार्ज लगेगा। अगर मेरी इनकम 1.25 करोड़ की है तो 1.25 करोड़ में डिविडेंड और कैपिटल गेन अगर 50 लाख का है, राइट, एंड बैलेंस इनकम मेरी 75 lakhs की है। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, मेरी इनकम 1 करोड़ प्लस है बट अप टू 2 करोड़ है तो यहाँ पे सरचार्ज क्या रेट से लगेगा? 15% से लगेगा, और 15% आपका डिविडेंड और कैपिटल गेन भी लग सकता है, तो दोनों में 15% लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब मेरी इनकम 2 करोड़ 20 लाख है यानी कि 2 करोड़ से ऊपर बट अप टू 5 CR, तो ऐसे केसेस में सरचार्ज का रेट 25% का बन जाता है। यहाँ पे मेरा डिविडेंड और कैपिटल गेन 40 lakhs का है एंड बैलेंस इनकम 1 करोड़ 80 लाख की है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात ये है सर कि जो मेरा 40 लाख का डिविडेंड और कैपिटल गेन है ना, इस पे तो मैं मैक्सिमम 15% ही सरचार्ज लगा सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड जो बैलेंस इनकम है वो अपने आप में 2 करोड़ एक्सीड नहीं हो रही, यानी कि सर वो अपने आप में 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में, तो उस पर भी मैं 15% का ही सरचार्ज लगाऊंगा। अगर मैं बात करूँ 4 करोड़ की टोटल इनकम में जहाँ 1.5 करोड़ का डिविडेंड कैपिटल गेन है और 2.5 करोड़ का मेरा बैलेंस इनकम है, वहाँ पे सर मैं मेरा 4 करोड़ यानी कि 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25% के ब्रैकेट में फॉल करता हूँ। हाउएवर मेरा डिविडेंड और कैपिटल गेन पे मैक्सिमम 15% ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बैलेंस इनकम अपने आप में 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में आ रहा है, देयरफॉर इट विल बी सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल एट द रेट 25% ऑन द टैक्स अमाउंट ऑफ द बैलेंस इनकम। अगर मैं बात करूं 6 करोड़ 50 लाख की मेरी टोटल इनकम है जहां पे मेरा डिविडेंड और कैपिटल गेन 1.2 CR का है और मेरा बैलेंस इनकम 5.3 CR का है, तो ऐसे केसेस में डिविडेंड और कैपिटल गेन मेरा 15% से टैक्सेबल होगा। ठीक है, मतलब उस पर सरचार्ज 15% से लगेगा, लेकिन क्योंकि मेरा बैलेंस इनकम अपने आप में 5 करोड़ से एक्सीड हो रहा है तो वहां पे सरचार्ज 37% का एप्लीकेबल हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसके बाद सर अपन ने ये वाला देख लिया था, यहाँ पे मैंने आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व भी करवाए थे और यहाँ पे भी कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, सरचार्ज का भी इलस्ट्रेशन दिया है। फिर अपन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ का। वहाँ अपन ने क्या पढ़ा था कि एक टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। कब दिया जाता है सर? सर हमको टैक्स बेनिफिट तब दिया जाता है मार्जिनल रिलीफ का जब हमारी इनकम बढ़ती है कम और टैक्स बढ़ जाता है ज़्यादा। ठीक है सर, जब इनकम बढ़ी है कम और टैक्स बढ़ा है ज़्यादा तो लगता है गवर्नमेंट का है कोई नेक ब्रैकेट फेक इरादा। तो यहाँ पे सर सरकार हमको क्या बोलती है? सरकार हमको सिंपली बोलती है कि आपकी जितनी भी टोटल इनकम है आप पहले टोटल इनकम पे सरचार्ज के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है सर, ये आ गया आपका स्टेप नंबर ए। उसके बाद सर आप आपका नियरेस्ट जो थ्रेशोल्ड है उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है सर, और साथ ही साथ उसमें आपका थ्रेशोल्ड के ऊपर जितना भी इनकम है उसको ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर सी। मार्जिनल रिलीफ यानी कि स्टेप नंबर डी में आपका अमाउंट आ जाएगा ए माइनस सी करने के बाद। ठीक है, ये मार्जिनल रिलीफ को आप अपने पहले वाले कैलकुलेटेड अमाउंट से माइनस कर लो, दैट इज योर टैक्स पेबल बिफोर एडिंग सेस। उसमें 4% का सेस जोड़ दो एंड दैट विल बी योर फाइनल टैक्स अमाउंट।
ठीक है, कल मैंने आपको एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रिलीफ आपको कितना बड़ा इंपैक्ट दे देता है। ठीक है सर, बट यहाँ पे फेक इसलिए लिखा था क्योंकि सरकार आपसे ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड वाला पूरा का पूरा इनकम एज इट इज उठा लेता है। ठीक है सर, चलो इसके बाद सर अपन ने पढ़ा था रिबेट का टॉपिक 87A में, और अपन ने बोला था कि कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि ऑप्शनल टैक्स रेजिम में है और उसका टोटल इनकम अप टू 5 लाख का है तो उसको इनकम टैक्स पेबल और 12,500 रुपए विच एवर इज लेस का रिबेट मिलता है। लेकिन सर ये रिबेट मिलता है बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, साथ ही साथ 112A वाला जो इनकम होता है उसके अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलता। ठीक है, और रिबेट का जो अमाउंट है वो आपके टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है सर, ये भी समझ गया। फिर हमने सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स में अपन ने अलग अलग लोगों के टैक्स रेट्स देखे थे, जैसे फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट जो होता है 30% का होता है और 1 करोड़ से ऊपर इनकम कमाने पे 12% का उनको सरचार्ज भरना पड़ता है। अपन ने देखा था सर अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो अप टू 10,000 10%, 10,000 से मोर देन बट अप टू 20,000 20% और मोर देन 20,000 पे 30% का टैक्स रेट लगता है। डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर अगर 23-24 के साल में अप टू 400 करोड़ का था तो 25%, लेकिन अदर केसेस में 30% हो जाता है। बराबर है सर, परफेक्ट। और यहाँ पे दोनों भी केसेस में कोऑपरेटिव सोसाइटी में और डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 10 करोड़ है तो फिर 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा के केस में 12%। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक फॉरेन कंपनी की बात करूं तो वहां पे फ्लैट टैक्स रेट रहता है 35% का, एंड टोटल इनकम अगर मोर देन 1 लाख है, वो मोर देन 1 CR है बट अप टू 10 CR है, मोर देन 1 बट अप टू 10 CR, तो वो ऐसे केसेस में 2% और मोर देन 10 CR में 5% का लगता है। इसी के साथ 10 मिनट के अंदर अपन ने कल की पूरी जितनी भी क्लास की कवरेज थी 90 मिनट्स की, अपन ने पूरी अच्छे से कवर कर ली है। ठीक है सर, अब आ जाओ आप लोग फटाफट से कहाँ पे आओगे, अब आप लोग आओगे सर स्पेशल और कंसेशनल टैक्स रेट्स पे। ठीक है सर, तो स्पेशल और कंसेशनल टैक्स रेट्स वाला जो टॉपिक है वो क्या बोलता है सर, ये होता है कि भाई साहब अब आप ना डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आ गए हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिम, एक होता है नॉर्मल रेजिम, ऑप्शनल रेजिम, एक होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब अगर कुछ नहीं बोला तो समझ लेना कि सामने वाले ने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि द एसएससी ऑप्ट्स आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो इसका ये मतलब है कि एसएससी ने नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स को अपनाया है टैक्स पे करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पे हम कंसेशनल टैक्स रेट्स यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अलावा कुछ स्पेशल इनकम भी देखेंगे जिसपे इनकम जो है टैक्सेबल भी स्पेशल रेट से होता है। ठीक है सर, तो आ जाओ फटाफट से पहले अपन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम समझ लेते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सर ऐसा है, अवेलेबिलिटी की अगर बात करूं तो एक इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो है ना वो 115 BAC में ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब 115 BAC वाला जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब अगर वो लोग उसको ऑप्ट कर लेते हैं तो उनको क्या फायदा मिल रहा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोविजंस, तो भाई साहब उनको फायदा ऐसे मिल रहा है कि उनकी जो टैक्स रेट होगी ना वो इस तरीके से होगी कि अगर अप टू 4 लाख की मैं बात करूं तो उनको यहाँ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख का मिलता है, 2.5 लाख का नहीं, 3 लाख का नहीं, 5 लाख का नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है आप लोगों को 4 लाख का बेनिफिट मिलता है। अच्छा जी, 4 लाख का बेनिफिट मिलता है, मतलब 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10%, 12 लाख से 16 लाख पे 15%, 16 लाख से 20 लाख पे 20%, 20 लाख से 24 लाख पे 25% एंड 24 लाख के ऊपर 30%। सर ये ग्रीन में इसलिए है क्योंकि ये रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से अपन ने अपडेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा समझ के चलो सर, यहाँ पे आप ट्रिक नहीं बताओगे क्या कि कैसे याद रखना, मैं बताऊंगा। देखो अगर आप देख रहे हो टोटल इनकम वाले सेक्शन में तो सारे बार ना जो आपका पैरामीटर है वो 4-4 लाख से बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड आपका जो टैक्स रेट है वो करस्पॉन्डिंगली 5% से बढ़ रहा है। तो एक ही ट्रिक होती है याद करने की। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे जो आपका टैक्स अमाउंट आएगा वो नील आएगा पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में 4 लाख से ज्यादा एंड अप टू 8 लाख, तो यानी कि 4 लाख हो गए बीच के, 4 लाख पे 5% की रेट से सर 20,000 आएगा। उसके बाद आप क्या करो, हर बार 20-20 हज़ार ऐड करते जाओ, यहाँ पे 40,000 आएगा, यहाँ पे 60,000 आएगा, यहाँ पे 80,000 आएगा, यहाँ पे 1 लाख आएगा, एंड यहाँ पे सर क्या करोगे आप अपनी टोटल इनकम माइनस 24 लाख करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 30% से, और तो ये जो फिगर है ना
दिस विल बी इक्वल टू 3 lakhs। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद करके चल सकते हो। जब कभी भी क्वेश्चन में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट करा है एसएससी ने और उसकी टोटल इनकम 30 लाख से ज्यादा आ रही है, राइट, 24 लाख से ज्यादा आ रही है, तब आप ये 3 लाख का फिगर याद कर सकते हो और इनकम ओवर एंड अबव 24 लाख को स्ट्रेट अवे 30% से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, तो एक बार फिर से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 लाख से 12 लाख यानी कि 4 लाख आ गया बीच में फिर से, उस पर भी 10% तो 40,000, फिर 12 लाख से 16 लाख पे 15% यानी कि 4 लाख पे 15% की रेट से 60,000, 16 लाख से 20 लाख पे 20% यानी कि 4 लाख का 20% 80,000, 20 लाख से 24 लाख पे 25% यानी कि 4 लाख का 25% 1 लाख, और 24 लाख के ऊपर जितना भी इनकम है उसका 30% आपको करना है। एज सिंपल एज दैट। अरे हाँ या ना तो बोल दो, ठीक है। चलो, इसके बाद सर अपन क्या बोलते हैं कि सर अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हो ना, तो सर पहली बात तो आप हमको ये बताओ कि चलो आपने हमको ये बता दिया कि डिफॉल्ट टैक्स रेट में रेजिम में ये रेट लगता है, बट सर जब ऑलरेडी अपना ये नॉर्मल प्रोविजन चल रहा था तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लाए क्यों? ठीक है, देखो क्या फर्क है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में और नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस में। सबसे पहले जो टैक्स रेट्स है ना, टैक्स रेट्स का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस है सर, टैक्स रेट्स का डिफरेंस है। नॉर्मल प्रोविजन में जो टैक्स है और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जो टैक्स है उस चीज़ में फ़र्क है। ठीक है, वहाँ पे अपन ने देखा था कि 3 अलग अलग स्लैब्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एज, आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी डिफर करता है, बट यहाँ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ऐसा नहीं होता। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज आपको जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में वो 4 लाख का मिलता है। डिफरेंस 1। उसके अलावा सर ऐसे बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस होते हैं जो कि आपको नॉर्मल प्रोविजंस में तो मिलते हैं, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट करने पे आपसे वो वेरियस डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस छीन लिए जाते हैं। मतलब आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट करने के लिए काफ़ी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को लेट गो करना पड़ता है, उनको जाने देना पड़ता है। ठीक है सर, ऐसे कौन से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है जिसको अपने को जाने देना पड़ता है? उसको जाने दे नगमा, वो अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, बट वाई वॉज द सेम रिक्वायर्ड? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की जरूरत क्यों थी? तो सबसे पहला कारण था सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स सिस्टम। हमको बार बार ये ऐसे मल्टीपल डिडक्शंस का नहीं देखना था कि ये डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको स्ट्रीमलाइन करनी थी चीज़ों को, तो हमको डिडक्शन और एग्जेम्पशंस कम करने थे। हम लोगों को लेस कंफ्यूजिंग करना था, लेस पेपर वर्क करना था, क्योंकि जैसे जैसे आप देखो नॉर्मल प्रोविजन में जितने ज़्यादा डिडक्शंस उतने ज़्यादा आपको प्रूफ सबमिशंस करने पड़ते थे कि हाँ भाई हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा था, उसके बेसिस पे हमको इस चीज़ का डिडक्शन चाहिए। हमको पेपर वर्क कम करना था, हमको कन्फ्यूजन कम करना था, हमको ये चीज़ नहीं क्रिएट करनी थी कि ये डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस अमाउंट का कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना था, सिग्निफिकेंटली कम करना था। उसके अलावा लो टैक्स रेट रखना था और लेसर स्लैब्स रखना था। ठीक है, हमको जो स्लैब्स तो इनफैक्ट इन्होंने बढ़ाए हैं, हमको जो है टैक्स रेट कम करना था। इवेंचुअली हम लोगों को टैक्स बर्डन कम करना था, इसीलिए हमने क्या करा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम के लिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस करा। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी थी और टैक्स इवेजन कम करना था। ठीक है, देखो बहुत बार क्या होता था, आप डिडक्शन क्लेम करने के लिए ना झूठी बातें करते थे, मैनिपुलेट करते थे चीज़ों को, डिडक्शन जितने का बनता नहीं था उससे ज़्यादा का डिडक्शन लेते थे। फेक प्रूफ्स क्लेमिंग मोर डिडक्शन लीडिंग टू लेस टैक्स अमाउंट। आप क्या करते थे, डिडक्शन के नाम पे फेक प्रूफ्स देके डिडक्शन क्लेम करते थे ताकि आपको टैक्सेबल इनकम कम आए और इवेंचुअली उस पर टैक्स भी कम आए। हमको ये सारी चीज़ें टैक्स इवेजन की रिड्यूस करनी थी, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना था, इसलिए हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लाया और वहाँ पे हमने मेजॉरिटी ऑफ द डिडक्शंस एग्जेम्पशंस हटाई दी, रिमूव ही कर दिए कि अलाउड ही नहीं है। इसके अलावा सर हमको एनकरेज करना था कंजम्पशन एंड लिक्विडिटी। ठीक है, तो क्योंकि आपको डिडक्शन हम सिग्निफिकेंटली कम कर रहे हैं तो आपके पास पैसा स्पेंड करने के लिए ज़्यादा रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर आपको पहले हम डिडक्शन देते थे तो हम आपसे एक सर्टेन जगह पे पैसा इन्वेस्ट करवा देते और फिर आपका वहाँ पैसा ब्लॉक हो जाता था, राइट। तो हमको क्या चाहिए था कि हमको आप लोगों के बीच कंजम्पशन भी बढ़ाना था, लिक्विडिटी कैश की ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ये चीज़ हमको इंश्योर करनी थी। तो हमने क्या किया, डिडक्शन को कम किया। Therefore, no need to invest just for the sake of claiming deduction. This will lead to much more spending and liquidity. राइट, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या करा, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लाया था। अभी इन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जो लाया, राइट, उसका मैंने आपको रेट तो बता दिया, बट जैसा अभी मैंने आपको बोला कि बहुत सारे बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस थे, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस थे जो हमसे छीन लिए गए।
ठीक है, तो मैंने क्या करा है, मैंने आपके सारे के सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो आपसे छीन लिए गए थे ना, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, राइट। हाँ, तो देखो, अब कौन से वो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है जो आपको अलाउ नहीं होते 115 बीएससी ऑप्ट करने पे। मैंने क्या किया, मैंने ना सारे हेड वाइज, जैसे सैलरी में क्या डिडक्शंस थे जो आपको जनरली मिलते हैं बट यहाँ नहीं मिलेंगे, वो सब चीज़ों को मैंने स्ट्रीमलाइन करके लिख दिया है। ठीक है, अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। ठीक है, अभी आपको ये सारी चीज़ें इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि सर अभी अपन ने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़े नहीं है, बट मेरा काम है आपको बेसिक्स में भी ये चीज़ देने का, सो दैट जब कभी भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप बेसिक्स रिवाइज करो तो आपको सारे के सारे वो बेनिफिट्स, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलते हैं वो एक जगह पे मिल जाए और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो अभी अपन फटाफट से इसको गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। ऑल्दो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी तो एक काम करते हैं, अपन इसको अभी गो थ्रू नहीं करेंगे, अपन जब रिस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, जैसे जब मैं सैलरी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं जो आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलती। क्योंकि जब आप सैलरी का चैप्टर पढ़ोगे तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होगे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सैलरी चैप्टर हर चैप्टर में ये चीज़ है कि आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपका बाय डिफॉल्ट ये वाला पोर्शन चैप्टर वाइज कवर हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि सर अगर अभी पढ़ाने लग जाऊंगा तो मुझे अभी आपको एक एक चीज़ों का मतलब समझाना पड़ेगा। वो मतलब समझाने के लिए मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जिस चीज़ की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको अपन रिस्पेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे जब सैलरी का चैप्टर होगा दैट इज चैप्टर नंबर 3, तो आपके ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में दैट इज चैप्टर नंबर 4 में ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 पीजीबी में ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, एंड चैप्टर नंबर 10 में डिडक्शंस में भी ये पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है सर, आ जाओ। अभी आप लोग आओ फटाफट से, कहाँ पे आओगे सर, सरचार्ज के टॉपिक पे आओगे। सर सरचार्ज तो हमने पढ़ लिया था, सरचार्ज यहाँ पे भी आपने पढ़ लिया है, बट आपको बस मुझे एक दो चीज़ें बतानी है। ध्यान से सुनना मेरी बात। सर आपको मैंने पहले भी बताया था कि अप टू 50 लाख की इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं लगता। क्या बोले सर, आपने कुछ बोला अभी, सरचार्ज, सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज नहीं लगता अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है। 50 लाख 1 रुपए से 1 करोड़ तक के आपके 10% का सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ 1 से 2 करोड़ रुपए तक की इनकम पे 15% का सरचार्ज लगता है, और जब इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा होती है तो सरचार्ज की रेट 25% की हो जाती है। सर याद रखना, सरचार्ज आपका इनकम पे नहीं लगता, इनकम टैक्स अमाउंट पे लगता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है सर, उसके अलावा यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आपका जो डिविडेंड का इनकम है, जस्ट अ सेकेंड, आपका जो सर डिविडेंड का इनकम है, और साथ ही साथ 111A, 112A और 112 का जो इनकम है, ये ऐसे इनकम है ना जिसके ऊपर सर आपको सरचार्ज मैक्सिमम 15% का लगेगा, उससे ज़्यादा का नहीं लग सकता। इट कैनॉट एक्सीड 15%। क्लियर है बॉस, जम गया क्या? ठीक है, और आपने अगर एक चीज़ और नोटिस करी हो तो 37% वाला जो स्लैब है सरचार्ज का, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है। ठीक है, देयर इज नो स्लैब फॉर 37% का सरचार्ज इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब मैक्सिमम सरचार्ज का जो रेट है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कितना रहेगा, 25% का रहेगा। ठीक है सर, एंड वो डिविडेंड इनकम और 111A, 112A और 112 में मैक्सिमम कितना रहेगा, 15% का रहेगा। इज इट क्लियर? जमा क्या सर? इसके बाद सर एक टॉपिक आता है रिबेट का। सर रिबेट का क्या टॉपिक पढ़ा था अपन ने? सर अपन ने ये तो पढ़ लिया था,
बट वो आपने नॉर्मल टैक्स रजीम में पढ़ा था। अभी अपन पढ़ने वाले हैं डिफॉल्ट टैक्स रजीम के रिबेट को। अब यहाँ पे रिबेट में क्या बोला है, इधर भी एक अमेंडमेंट है, तो प्लीज बी फोकस्ड। May 26 में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। सर यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है, राइट, मतलब यहाँ कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है, यहाँ बस सिंपली इतना है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ने डिफॉल्ट टैक्स रजीम ऑप्ट करी है और उसकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख की है, तो ऐसे केसेस में 60,000 और द टोटल टैक्स विच एवर इज लेस, इतने अमाउंट का आपको रिबेट दिया जाएगा एंड इट विल बी अलाउड बिफोर एडिंग सेस। कितना सर, फिर से बताना। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो टोटल टैक्स अमाउंट और 60,000 रुपीज विच एवर इज लेस। सर आप अगर टेक्निकली देखो तो 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स अमाउंट आता भी कितना है सर, 60,000 का ही आता है। देखो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 5 लाख के ऊपर कितना, 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% का टैक्स लगता है 20,000, एंड 8 लाख से 12 लाख यानी कि 4 लाख पे 10% का टैक्स 40,000, तो टोटल 60,000 हुआ। और द टोटल टैक्स विच एवर इज लेस, तो आपने सुना होगा जैसे जब ये न्यू अमेंडमेंट आया था तो आपने ये चीज़ सुना होगा कि बहुत लोग बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई साहब अब 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उनका मतलब यही था कि सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख की है, बट कहीं ना कहीं 12 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सर रिबेट पिक्चर में आ जाएगा। सर उसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 12 लाख ही नहीं, अब 12,75,000 रुपीज़ भी अगर कमाओगे ना तो भी सर आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो सर, ये पॉइंट याद रखना, मैं आपको सैलरी चैप्टर में बताऊंगा। और मैं चलो ठीक है अभी बता देता हूँ। सैलरी में क्या होता है, सैलरी में आपका जो एक सैलरी का आप ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हो कि मेरी इतनी सैलरी है, उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है डिफॉल्ट टैक्स रजीम में जो कि होता है 75,000 का। तो अगर आप उस चीज़ को भी कंसिडर करो तो टेक्निकली आप बहुत पैसा भी अगर कमा लो, 12 लाख से ज़्यादा भी कमा लो ना, तो भी आप अकॉर्डिंगली कुछ भी टैक्स ना भरो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट एनीवेज अपन वो सारी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। कभी अगर अपने को समय मिला इस बैच में तो अपन मैं आपको ज़रूर वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी बस वापस आप टॉपिक पे आऊँ। 12 लाख तक की इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा 60,000 रुपीज़ और टोटल टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस का। और अगर 12 लाख से ऊपर इनकम जाती है तो गाइज आपको याद होगा मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट था। सर वो मार्जिनल रिलीफ का क्या कॉन्सेप्ट था, सर मार्जिनल रिलीफ का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर मेरे भाई आपकी जो टोटल इनकम है वो 12 लाख के ऊपर है, ठीक है, तो 12 लाख के ऊपर है ना, तो आप एक सबसे पहले तो काम करो कि उस पर पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है, टोटल जितना भी बन रहा है। उसके बाद आप क्या करो, जितना भी इनकम ओवर एंड अबव 12 लाख था उस इनकम को आप आपके टोटल टैक्स अमाउंट से माइनस कर लो। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना दैट विल बी योर रिबेट का अमाउंट, एंड उसको आप अपने टोटल टैक्स लाइबिलिटी से माइनस कर लेना, ठीक है सर। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सर यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिस्टर पवन है जिसकी एज 35 ईयर्स की है एंड ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, एंड उसका टोटल इनकम जो है वो 12,15,000 रुपए का है, जिसमें सैलरी इनकम दिया है एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स दिया है। आपको उसकी टैक्स लाइबिलिटी 26-27 के असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट करनी है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। 26-27 का असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 25-26, बराबर है सर, परफेक्ट। अभी टैक्स अगर निकालूंगा मैं तो 60,000 आएगा 12 लाख तक, और 15,000 रुपए के ऊपर 15% का रेट यानी कि 2,250, तो ये टोटल हो गया 62,250। अब मुझे सेकंड स्टेप में क्या करना है, इनकम ओवर एंड अबव 12 लैक्स दैट इज 15,000, इसको माइनस करूंगा तो 47,250 रुपीज का जो अमाउंट आएगा दैट विल बी माई रिबेट का अमाउंट, ठीक है। ये मेरा कौन सा अमाउंट होगा सर, ये मेरा रिबेट का अमाउंट होगा, बराबर है क्या सर, ये मेरा रिबेट का अमाउंट होगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे रिबेट के अमाउंट को मेरे टोटल टैक्स लाइबिलिटी से माइनस करना है, तो मुझे टैक्स अमाउंट बिफोर एडिंग सेस मिल जाएगा 15,000 का, उसमें 4% का सेस जोड़ के मेरे को टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 15,600 की। अरे हाँ या ना, अरे यस और नो बोलो, क्लियर है क्या सर। चलो ये हो गया। उसके बाद में सर आपको रिबेट का टॉपिक मैंने बताया अभी जस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सर्टन लेवल तक अगर आप कमा रहे हो ना 12 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आपको ये रिबेट मार्जिनल रिलीफ के फॉर्म में मिल जाएगा, एंड आपका सर क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। देखो जितना मुझे याद आ रहा है, एक सेकेंड मुझे एक रफ कैलकुलेशन करने तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ फिर।
एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। 75,000 इसमें आ रहा है, इस पर प्लस करूँगा मैं 60,000 तो कितना आ रहा है 71,000। देखो मैं एक रफ फिगर आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ना, देखो ये वाला जो पॉइंट बोल रहा है, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर आप 12 लाख के ऊपर भी कमाओगे ना तो भी आपको हम रिबेट दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ मार्जिनल रिलीफ। बट 12 लाख के ऊपर कब तक सर, ये कब तक मिलेगा? तो कहीं ना कहीं इट विल बी अवेलेबल बिटवीन 12,75,000 टू 12,78,000। 78,000 भी नहीं जाएगा, एक मिनट रुको। अगर मैं 78,000 पे मल्टीप्लाई 30 नहीं भाई 15% करता हूँ तो ये अमाउंट कितना आता है 11,700 का। इस पे अगर मैं प्लस करता हूँ 60,000 तो कितना आता है 71,070। मैं आपको ना एक फिगर याद बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि उतने रुपए तक का मैक्सिमम जो है आपको ये रिबेट मिल पाएगा 12 लाख से ऊपर जाने पर, ठीक है। मैं आपको एक फिगर बताऊंगा क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मुझे खुद एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ तो मैं आपको ये तब बताता हूँ, ठीक है सर। जम गया मामला, परफेक्ट, राइट। अब आ जाओ एक पॉइंट पे कि भाई साहब नो रिबेट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट। सर आपने ना इसमें क्या कहते हैं नॉर्मल प्रोविजंस में पढ़ा था कि 112A की जो एक इनकम होती है ना उसके अगेंस्ट अपने को रिबेट नहीं मिलता, बराबर सर। 112A की इनकम बोला है, बट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में वो लोग क्या बोलते हैं कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के तहत आपको रिबेट नहीं मिलेगा अगेंस्ट एनी स्पेशल रेट इनकम। कोई भी स्पेशल रेट इनकम हो, चाहे फिर वो लॉटरी की इनकम हो, चाहे फिर वो आपका सर ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो, ठीक है, चाहे आपका 111A हो, 112 हो, 112A हो, ये स्पेशल रेट की जो इनकम है इनके अगेंस्ट आपको किसी भी इनकम के अगेंस्ट रिबेट अवेलेबल नहीं होगा। अरे समझ में आया क्या सर? तो सर इनके अगेंस्ट रिबेट अवेलेबल नहीं होगा तो रिबेट अवेलेबल होगा कैसे? देखो समझाता हूँ, मैंने शायद इसमें एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाया है आपको रिबेट के लिए, वहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को एक मिनट चेक करने दो। हाँ ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक मिनट, ये वाला ही था क्या? ऑप्टेड, यही तो ऑप्टेड आउट है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। देखो मैं आपको समझाता हूँ मेरा क्या कहने का मतलब है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर से फॉर एग्जांपल आपकी टोटल इनकम में कुछ इनकम जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, टैक्सेबल अंडर 112A यानी कि 20%, 12.5% की रेट से, ठीक है। तो मान के चलो 2,25,000 का गेन है, ठीक है। उस पर ओवर एंड अबव 1.25 लाख टैक्स लगता है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा, दैट इज 12,500, और बैलेंस इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो अलग। तो जब अपन रिबेट कैलकुलेट करेंगे ना तो अपन क्या बोलते हैं, टोटल टैक्स पेबल और 60,000 विच एवर इज लेस। तो वो जो टोटल टैक्स पेबल होगा, ये जो टोटल टैक्स पेबल होगा ना, ठीक है, इसमें आपको वो सारी इनकम को, वो सारे इनकम का जो टैक्स अमाउंट है उसको कंसिडर नहीं करना। कौन से सारे इनकम को सर? टैक्स अमाउंट जो है ऑन द स्पेशल रेट इनकम, ठीक है, स्ट्रिक्टली नो। जो स्पेशल रेट की इनकम्स है उस पे जो टैक्स अमाउंट आया है सर, रिबेट के टाइम पे आप उसको कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है सर। समझ में आया क्या सर? क्लियर है? रिबेट के टाइम पे आप उसको कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला है कि स्पेशल रेट की जो इनकम है उसके अगेंस्ट आपको रिबेट अवेलेबल नहीं होता। तो जो स्पेशल रेट की इनकम पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया है वो आपको सरकार को देना ही पड़ेगा, वो आप इस टोटल टैक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते और उसको 60,000 से कंपेयर करके रिबेट का अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है सर। ये यहाँ तक हमको बातें क्लियर हो चुकी है। आगे आओ, सेक्शन 115 BAC एज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने को इस सेक्शन के को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को याद रखना है। क्या बात याद रखना है कि सर कौन है वो लोग एलिजिबल, ठीक है, जिन लोग 115 BAC को ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने दो चीज़ का बाइफर्केशन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका कोई बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम नहीं है और एक आपका बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम है। तो अगर आप सर चाहे बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं कमाओ या चाहे आप कमाओ, ठीक है,
कोई भी इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन विदाउट PGBP इनकम और हैविंग PGBP इनकम बोथ विल बी एलिजिबल टू क्लेम टू ऑप्ट फॉर 115 BAC। मतलब आपका PGBP का इनकम हो या ना हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 115 BAC ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है सर, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो क्या? सर आप बिल्कुल ऑप्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है ना, तो यू कैन along with filing the return of income under section 139 for each year। मतलब आप हर साल चाहो तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर जाओ, अगले साल वापस आना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आप ये हर साल चूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास बिजनेस की इनकम ना हो। विड्रॉल और री एंट्री, क्या आप वापस किसी साल में आ सकते हो? भाई बिल्कुल, कैन स्विच बिटवीन द रेजिम्स एवरी ईयर, हर साल आप ये काम कर सकते हो। फर्दर चेंजेस है क्या सर? अनलिमिटेड, ऐसा कोई नहीं है। फर्दर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ऐसा करोगे तो लिमिट लगा देंगे कि 2 ही साल तक आप स्विच कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट हैव अ बिजनेस इनकम। तो इन शॉर्ट मैं आपको अगर ये बोलूं कि कोई भी इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जिसके पास PGBP की इनकम नहीं है, वो सर जब चाहे, मतलब जिस साल में चाहे ऑप्शनल में रहे, अगले साल में चाहे तो डिफॉल्ट में जाए, फिर डिफॉल्ट से वापस ऑप्शनल में आए, वो ऐसा काम कितनी भी बार कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वेयर एज अगर मैं बात करूं कोई इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की जिसके पास PGBP की इनकम होती है, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। सर यहाँ पे आपको ना अगर ऑप्ट आउट करना भी है 115 BAC से, तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या आप वापस से आ सकते हो? देखो, यू कैन ऑप्ट आउट ओनली वंस, देयर आफ्टर इट अप्लाइज टू ऑल द फ्यूचर ईयर्स। मतलब अगर आपने एक बार ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर वो फ्यूचर में एप्लीकेबल होता रहेगा। अब एक बार आप वापस आ सकते हो, मैंने एक बार ऑप्ट आउट करा डिफॉल्ट से, मैं एक बार वापस आ सकता हूं, बट एक बार अगर मैं वापस आ गया तो एज लॉन्ग एज मेरी बिजनेस इनकम कंटिन्यू होगी, मैं वापस से स्विच नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब अगर मेरे पास बिजनेस इनकम है तो मैं एक बार ऑप्ट आउट करके वापस आ सकता हूं, उसके बाद जो है जब तक कि मेरी बिजनेस इनकम नहीं बंद होती मैं स्विच नहीं कर सकता। ठीक है सर, कैन विड्रॉ ओनली वंस। ठीक है सर, उसके बाद नॉट अलाउड अगेन आफ्टर द विड्रॉल, कैन चूज एवरी ईयर इफ द बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम सीजेस। जिस टाइम आपकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशन की इनकम रुक जाती है और आप विदाउट PGBP इनकम की कैटेगरी में आ जाते हो, तो आप हर साल स्विच कर सकते हो, डिफॉल्ट से ऑप्शनल, ऑप्शनल से डिफॉल्ट, हर साल कर सकते हो बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। क्योंकि सर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि मुझे कौन सा रेजिम ऑप्ट करना है, क्योंकि आप टैक्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे। तो कोई भी केसेस में अगर आपको स्विच करना है तो बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम आपको ये काम करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट। मैं फिर से एक बार कट इट शॉर्ट, ठीक है, सिंपल बता देता हूँ कि अगर आपके 115 BAC में आप हो और आपको 115 BAC से ऑप्ट आउट करना है, तो मेक श्योर अगर आपके पास PGBP की इनकम नहीं है तो आप ये काम हर साल कर सकते हो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। लेकिन अगर आपके पास PGBP की इनकम है तो आपके पास सिर्फ एक बार मौका रहेगा स्विच करने का। ठीक है, सिर्फ एक बार, उससे ज़्यादा नहीं। राइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक है AMT एग्जेम्पशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय सर AMT एग्जेम्पशन? तो AMT एग्जेम्पशन का टॉपिक बोलता है, पहली बात तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अंडर सेक्शन 115 BAC। AMT क्रेडिट भी जो है वो अवेलेबल नहीं होता। पहली बात तो ये AMT होता क्या है? AMT का मतलब होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेशन। राइट सर, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेशन का टॉपिक आप पढ़ोगे PGBP चैप्टर में, कि भाई अगर आपके कुछ सर्टन आपने डिडक्शंस लिए होते हैं और आप लोग नॉर्मल प्रोविजन में हो, ठीक है, तो आप लोगों की ना एक एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल के हम उस पर सिंपली 18.5% की रेट से टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो 18.5% की रेट से टैक्स लगाने पर आपका जो टैक्स अमाउंट है वो टैक्स अमाउंट को आप नॉर्मल प्रोविजन जो अपन ने स्लैब्स पढ़ा था 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाले एग्जेम्पशन लिमिट का, वो स्लैब में जो टैक्स अमाउंट आया है और ये 18.5% की रेट से जो टैक्स अमाउंट आया है, इसमें से जो भी हायर होता है ना वो टैक्स आप पे करते हो। तो सर अगर मान के चलो आपका नॉर्मल प्रोविजन से ₹1,00,000 का टैक्स आया था और इधर 1,10,000 रुपए का टैक्स आया AMT के हिसाब से, तो जो ये आपका एक्स्ट्रा 10,000 आपने पे करा है ना, उसका आपको मिलता है AMT क्रेडिट। और क्या करते हैं हम सर ये AMT क्रेडिट का? इस AMT क्रेडिट को आप आने वाले किसी साल में जब कभी भी ऐसा होता है कि आपका नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स ज्यादा आता है एज कंपेयर टू AMT, तो वो जितना भी 10,000 रुपए तक का ज्यादा अमाउंट है आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। समझ में आया क्या सर? इसको और डिटेल में अपन PGBP चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे फिर क्यों दे दिया सर जब अभी पढ़ाना नहीं था? तो
तो यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि जब आप कभी पूरा कोर्स होने के बाद बेसिक्स का चैप्टर पढ़ोगे तो सारी टैक्स रेट्स का जो भी टॉपिक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, वो एक जगह होना चाहिए सो दैट आपका रिविजन बहुत इफेक्टिवली हो। ठीक है, तो आप अभी के लिए क्या करोगे, अभी के लिए एक ये वाला टॉपिक, ठीक है, एंड साथ ही साथ एक ये वाला टॉपिक, आप ऐसा समझ के चलो ये अभी होल्ड पे है। ये जैसे जैसे कनेक्टिंग चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सारे टॉपिक्स बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, समझ में आएगा गाइस? अरे हाँ या ना? ठीक है, ये एग्जाम्पल अपन ने देखा। ठीक है, ये था आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। क्या बोला सर मैंने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में? राइट सर, तो अपन ने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या बोला कि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो है वो लोग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं 115 बीएसी में, जहाँ पे 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10%, 12 लाख से 16 लाख पे 15%, 16 लाख से 20 लाख पे 20%, 20 लाख से 24 लाख पे 25%, 24 लाख के ऊपर 30%। फिगर याद रखना है, तो जब कभी भी इनकम 24 लाख से ज़्यादा रहेगी तो आप एक 3 लाख का फिगर याद कर सकते हो। ओवर एंड अबव 24 लाख की इनकम पे 30% से आप मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद आपको कुछ एग्जेम्पशंस डिडक्शंस होते हैं जो कि 115 बीएसी में अलाउड नहीं होते, ये अपन कनेक्टिंग चैप्टर्स के साथ पढ़ेंगे। सरचार्ज की रेट मैंने आपको बताया, सारी रेट सेम है जैसे नॉर्मल प्रोविजंस में थी। बस एक चीज़ याद रख लेना कि ओवर एंड अबव 2 करोड़ की इनकम, ठीक है, आपको 25% का स्लैब एप्लीकेबल होता है, 37% का स्लैब यहाँ पे नहीं है। डिविडेंड की इनकम और 112 ए की इनकम पे कैप सरचार्ज जो है वो 15% से एक्सीड नहीं हो सकता। रिबेट में भी अमेंडमेंट था और वो अपन ने अच्छे से कवर करा। अपन ने बोला कि अगर अपनी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो 60,000 और टोटल टैक्स विच एवर इज लेस का अपने को जो है सरचार्ज मिल जाता है, इट इज अलाउड बिफोर सेस। और अगर मेरी इनकम अबव 12 लाख है तो फिर सर टैक्स ऑन द टोटल इनकम माइनस इनकम ओवर एंड अबव 12 लाख का जो फिगर आता है उतने का मुझे रिबेट मिल जाता है। एक और एक चीज़ याद रखना, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में सर स्पेशल रेट इनकम के अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलता। मतलब अगर मेरी स्पेशल रेट इनकम है तो उस पर मैंने स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट किया होगा, वो टैक्स अमाउंट को मेरे को ये टोटल टैक्स में कंसिडर नहीं करना है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग माई रिबेट अमाउंट। ठीक है सर, फिर अपन ने देखा था कि क्या ये ऑप्ट आउट ऑप्ट इन कर सकते हो आप बार बार। तो अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है ना तो आप हर साल चाहो तो स्विच कर सकते हो डिफॉल्ट से ऑप्शनल, ऑप्शनल से डिफॉल्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो आपके पास सिर्फ ऐसा मौका एक बार मिलेगा। ठीक है सर, और साथ ही साथ अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेते हो तो आपके ऊपर एएमटी वाला टैक्स जो लगता है 18.5% की रेट से, वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा और साथ ही साथ आपको उसका एएमटी क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ये हो गया आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अब आ जाओ आप लोग अदर स्पेशल टैक्स रेट्स पे। तो सर अदर स्पेशल टैक्स रेट्स क्या बोलता है? अदर स्पेशल टैक्स रेट्स आपको बोलता है कि सर यहाँ पे ना 3 सेक्शन 111A, 112 और 112A अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा सर आप और 2-3 सेक्शन पढ़ोगे जैसे 115BB और 115BBJ, यानी कि सर आपका लॉटरी का इनकम, क्रॉसवर्ड पजल का इनकम, हॉर्स रेसेस का इनकम, कोई कार्ड गेम्स में आपने कुछ जीता, गैम्बलिंग का इनकम, बेटिंग का इनकम। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन गेम से कुछ पैसा मिला है तो वो आपका नीचे वाले सेक्शन में आता है 115BBE में, सॉरी 115BBJ में। और 115BBE में आता है आपका अनएक्सप्लेन्ड इनकम जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके और कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स होने वाले हैं, अपन इसको फटाफट से केटर कर लेते हैं। सर सबसे पहले यहाँ पे बोला है स्पेशल टैक्स रेट्स में 112A। मैं आपको ये बस एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगेन ये सारे जो टॉपिक्स है, जैसे ये वाला जो कैपिटल गेन से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, इसको आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे कब सर? कैपिटल गेन चैप्टर में। बट अभी मैं आपको एक जिस्ट ज़रूर दूंगा, आप उसको समझ के चलना। ठीक है, देखो 112A सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है। सर आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को पता है कि कुछ कंपनीज जो आप जिसके शेयर्स परचेस करते हो, ठीक है, आपके जीरोधा के ऐप पे, ग्रो के ऐप पे, वो कंपनीज लिस्टेड है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जो लिस्टेड कंपनीज के सिक्योरिटीज आप परचेस करते हो, ठीक है, इक्विटी शेयर्स हो गए या कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो गए, ठीक है,
तो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स क्या है, कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है सर। बट अभी आप मेरी बाकी की बात ध्यान से सुनो। अगर आपने कोई भी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस करे हैं, ठीक है सर, और उसको आपने एक सर्टन पीरियड के ज्यादा होल्ड किया है, टू बी प्रिसाइज 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है, तो आपका जो वो इक्विटी शेयर आप होल्ड करके बैठे थे ना, वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। क्या है सर वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है सर, समझ में आ गया। वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जिसको बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है सर, समझ गया। अब इसकी टैक्स रेट क्या होती है सर? पहले क्या होता था, बिफोर 23 जुलाई 2024 जब कभी भी आपको ये 112 में 112A में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, मतलब ये सारे शेयर्स को लॉन्ग टर्म पीरियड होल्ड करने के बाद बेच के जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते थे, तो उस पर टैक्स रेट आती थी 10% की। लेकिन पूरे के पूरे गेन पे नहीं लगता था 10%, वो 10% लगता था ऑन द गेन अमाउंट एक्सीडिंग 1.25 लाख रुपए। मतलब अगर मेरे को 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो मेरे को 10% का जो टैक्स लगता था वो 75,000 रुपीज पे लगता था, विच इज नथिंग बट 2 लैक्स माइनस 1.25 लैक्स, ठीक है। ये अमाउंट पे मेरे को 10% की रेट से टैक्स लगता था। हाउएवर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 इस रेट को बढ़ा के कर दिया है 12.5%, ठीक है सर, 12.5% ऑन द गेन अमाउंट एक्सीडिंग 1.25 लाख रुपए। क्लियर है क्या सर? ये अमाउंट क्या बोला कि सर 23 जुलाई 2024 के बाद से आपने अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स को लॉन्ग टर्म पीरियड होल्ड करके बेचा ना, तो आपकी टैक्स रेट 1.25 लाख के ऊपर ही लगेगी, बट अब 10% ना लग के 12.5% लगेगी। और एक पॉइंट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नाम की चीज होती है, वो आपको एक्विजिशन पे भी पे करना पड़ेगा एंड ट्रांसफर पे भी पे करना पड़ेगा शेयर्स के टाइम पे। और बाकी जो आपके यूनिट्स है ना, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, उस केस में आपको ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर पे करना जरूरी रहेगा, एक्विजिशन के टाइम पे नहीं किया तो चलता, ठीक है सर, समझ में आया क्या? ये एक टैक्स रेट होती है जहाँ पे बिफोर 23 जुलाई 2024 इट इज 10% ओवर एंड अबव 1.25 लाख, एंड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 इट इज 12.5%, इट इज 12.5% ओवर एंड अबव 1.25 लाख। क्लियर है सर? ये हो गया 112A यानी कि लॉन्ग टर्म। अगर मैं आपको 11 मतलब 111A बताऊं तो 111A क्या बोलता है कि अगर आपने सेम एसेट्स, ठीक है, ये सेम एसेट्स इक्विटी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को अगर आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड करा है, अभी सर शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब क्या, अप टू 12 महीने, लॉन्ग टर्म हो गया मोर देन 12 महीने एंड अप टू 12 महीने अगर आपने होल्ड करा है तो वो शॉर्ट टर्म है, उसको बेचने पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ऐसे केसेस में सरकार बोलती है कि अगर आपने ये एसेट्स को शॉर्ट टर्म पीरियड होल्ड करके 23 जुलाई 2024 के पहले बेचा होता ना, तो हम आपसे 15% का टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन अगर आपने ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 ही सेम घटना हुआ आपके साथ, तो वहां पे टैक्स रेट बढ़ के 20% की होगी। क्लियर है क्या सर? अभी मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा ना, उसमें सारे पॉइंट एक झटके में क्लियर होंगे आपके, ठीक है। यहां तक के सब कुछ समझा कि सर 112A में अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेम एसेट्स पे, और 111A में अपन बोलते हैं कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेम एसेट्स पे, ठीक है सर, परफेक्ट। यहां तक हमको बातें समझ गई। उसके बाद आता है सर सेक्शन 112। 112 मतलब क्या सर? 112 का मतलब सर ये वाले जो एसेट्स आपने पढ़े ना, ये वाले एसेट्स, इसके अलावा जो कोई भी कैपिटल एसेट है, अभी सर कैपिटल एसेट क्या होता है ये अपन कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। बेसिक्स में जितना काम आएगा आपके वो मैं सब बता रहा हूं आपको, आप बस सुनते जाओ। सर इसके अलावा आपका जो भी कैपिटल एसेट है जिसको आपने, मतलब जो भी कैपिटल एसेट है जिसको आपने लॉन्ग टर्म पीरियड तक होल्ड करा है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म पीरियड क्या, कहीं कहीं 12 महीने होंगे, कहीं कहीं 24 महीने होंगे, ठीक है। अगर आपने इन सारे एसेट्स के अलावा कोई भी एसेट को लॉन्ग टर्म पीरियड तक होल्ड करा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी आती है सेक्शन 112 में। सर इसके अलावा और कौन सा एसेट हो सकता है? से फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्लैट परचेस करा था, ठीक है, आपने वो फ्लैट परचेस करा था और उस फ्लैट को परचेस करे हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। उसको कभी अगर आप बेचोगे तो आपकी जो टैक्स रेट रहेगी ना, वो आपको सेक्शन 112 में पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिए तो वो तो 112A में आ गए, बट व्हाट इफ आई हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स, तो वो आएंगे 112 में, और उसको अगर लॉन्ग टर्म पीरियड तक होल्ड कर रहा हूं तो वो आएंगे 112 में, राइट। अगर मान के चलो आपने कोई गोल्ड मतलब कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद रखी थी, उसको आप बेच रहे हो लॉन्ग टर्म पीरियड होल्ड करने के बाद, तो वो कहाँ पे आएंगे? 112 में।
समझ में आया क्या सर, क्या आएगा 112 में, राइट। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि कौन से एसेट्स होते हैं जो 112 में अपन डील करने वाले हैं, बट समझने वाली बात ये है कि इस पर टैक्स रेट क्या रेट से लगेगा। तो देखो सर, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। सबसे पहला सर, अगर आपका मैं बात करूँ लैंड एंड बिल्डिंग की, ठीक है, मतलब ऐसा बोलूँ कि अगर अदर देन 112A एंड अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की अगर बात करूँ, ठीक है, तो टू बी प्रिसाइज मैं बात कर रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग की। ठीक है, आप ऐसा समझो मैं सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग की। तो यहाँ पे आपका टैक्स रेट क्या होगा सर? देखो बहुत सिंपल है, अगर आपने बिफोर 23 जुलाई 2024 खरीदा होता एसेट, और नहीं सॉरी, खरीदा ट्रांसफर पहले किया होता 23 जुलाई 2024 के पहले, तो जाहिर सी बात है आपने खरीदा भी पहले ही होगा। तो वहाँ पे सर विथ इंडेक्सेशन 20% का रेट लगता है। और ये इंडेक्सेशन क्या होता है, 20% का रेट क्या होता है? देखो इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि मैंने अगर कोई एसेट आज से 10 साल पहले खरीदा था, तब मैंने खरीदा था 10 लाख रुपए में, बट आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे को कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना इतने लंबे समय तक उस एसेट को होल्ड करने का। तो मेरा पुराने वाले अमाउंट को आज की डेट से आज के डेट पे इन्फ्लेट करके लाने के लिए अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, राइट। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आज से 10 साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी को 10 लाख में खरीदा था और आज 10 साल के बाद मैं उसको 25 लाख में बेच रहा हूँ, तो मेरे तो सीधा 15 लाख का गेन आ जाएगा। तो सरकार मेरे को एक ऑप्शन देता है, ऑप्शन मतलब एक सुविधा है कि भाई आप अपने ये 10 लाख के अमाउंट को इन्फ्लेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेशन। ठीक है, अगेन ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, ये बात फिर मैं आपको कैपिटल गेन में क्या पढ़ाऊँगा वरना। ठीक है, समझ में आ रही है क्या आपको बात? इसको इधर से मुझे हटाना है, कट। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है, राइट। तो अगर मैंने ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 करा है तो उस पर 20% विद इंडेक्सेशन की रेट लगती है। लेकिन अगर मैंने उसको ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 करा है, कब ट्रांसफर करा है? ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 करा है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों के पास लैंड एंड बिल्डिंग के केस में एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर? कि अगर आपने ट्रांसफ़र ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 करा है ना, तो आप लोग एक चीज़ डिसाइड कर लो, मतलब आप दो में से एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन पे टैक्स भरो या फिर आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन पे टैक्स भरो। अच्छा, मतलब टैक्स भरते वक्त मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है? हाँ। गेन करते वक्त भी मिलेगा क्या सर? नहीं, जब गेन कंप्यूट करोगे तब नहीं मिलेगा। आओ इधर आओ, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अभी डिटेल में जाना जरूरी है। ऐड पेज, देखो सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आप जब गेन कंप्यूट करोगे ना, और अगर आपने बेचा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 कोई कैपिटल एसेट को 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा है, तो सर यहाँ पे गेन कंप्यूट करते वक्त नो इंडेक्सेशन। ठीक है, गेन कंप्यूट करते वक्त आपको इंडेक्सेशन का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड टैक्स कंप्यूट करते वक्त आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल है। लेकिन 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 ये बेनिफिट आपको सिर्फ अवेलेबल है इंडिविजुअल्स और HUF के लिए, एंड वो भी सर सिर्फ लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए। ठीक है सर, समझ में आया क्या? आपको गेन कंप्यूट करते वक्त इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है अगर आपने ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 किया है। टैक्स कंप्यूट करते वक्त आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF के पास है वो ऑप्शन, और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग और बोथ के केस में है वो ऑप्शन। ये क्रक्स में मैंने आपको बात समझाई है, ये सारी बातें अपन डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल गेन चैप्टर में। समझ में आया क्या सर? क्लियर है यहाँ तक की बातें, राइट? चलो एक काम करो, आपको ये चार्ट से ही पढ़ाता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला था अभी तक कि आपको अगर कैपिटल गेन हुआ तो या तो वो लॉन्ग टर्म होगा या वो शॉर्ट टर्म होगा। अगर आपको कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, तो 111 और 111A यानी 111A वाला अपन ने सेक्शन अभी पढ़ा कि अगर अपन ने कोई भी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को शॉर्ट टर्म पीरियड होल्ड करके बेचा तो वो 111A में आएगा। वहाँ पे अगर अपन ने ट्रांसफ़र बिफोर 23 जुलाई 2024 किया होता ना तो टैक्स रेट 15% का लगता, बट अगर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 आप ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे टैक्स रेट 20% का लगता है।
और बाकी के एसेट्स जो भी हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म पीरियड होल्ड करके बेचते हो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, तो उस केस में वो आपका नॉर्मल इनकम का पार्ट बनता है जिस पे टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। क्लियर है? परफेक्ट। अगर मैं कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता हूँ, ठीक है, तो वहां पे भी सर दो सेक्शन होते हैं, 112 और 112A। 112A बोलता है कि अगर आपने कोई भी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को ट्रांसफर करा है बिफोर 23 जुलाई 2024, तो आपको 10% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा ओवर एंड अबव 1.25 लाख। ऑन द अदर हैंड अगर आपने ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 बेचा है किसी भी मतलब इस टाइप के शेयर्स को, तो 12.5% ओवर एंड अबव 1.25 लाख का गेन पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये था आपका 112A। बट 112A में वो जो 2-3 एसेट्स है उसके अलावा अगर कोई भी एसेट को आप लॉन्ग टर्म पीरियड तक होल्ड करते हो तो वो आता है सर सेक्शन 112 में। और 112 क्या बोलता है सर? सर सबसे पहले तो आप लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ की बात कर लो। सर अगर लैंड और बिल्डिंग और बोथ की बात करूं तो आप ये चेक करो कि आपने उसको ट्रांसफर कब करा। अगर आपने उसको बिफोर 23 जुलाई 2024 ट्रांसफर करा है ना, तो पहले तो इंडेक्सेशन मिलता था, 20% करो, टैक्स भरो 20% का अलॉन्ग विथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट। मतलब आपको टैक्स गेन कंप्यूट करने में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा और फिर आप उस पर इवेंचुअली 20% की रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लेना। लेकिन सर अगर आपका डेट ऑफ ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 का है, मतलब आपने अपने कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करने के बाद 23 जुलाई 2024 के बाद ट्रांसफर करा है, ठीक है, तो आप ये चेक करो कि आपने उसको एक्वायर कब करा था। अगर आपने उसको एक्वायर भी 23 जुलाई 2024 के बाद करा था ना, तब आपको इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, आपको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन भरना पड़ेगा। ठीक है सर। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आपने एक्वायर करा होता और आप बेच बाद में रहे हो, तो ऐसे केसेस में सर आपको एक बेनिफिट अवेलेबल होगा कि या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन टैक्स भर दो या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स भर दो। ठीक है सर, ये है ब्रॉडली आपका इनकम टैक्स रेट्स अंडर सेक्शन 112। एक चीज बात कर लेते हैं सर कि अगर मैं बाकी के एसेट्स की बात कर रहा हूं अदर देन 112A, ठीक है, कोई भी एसेट्स और उसमें मैं लैंड और बिल्डिंग को अगर हटा दूं तो बाकी के जो एसेट्स है जैसे अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स, अपना गोल्ड एंड ज्वेलरी वगैरह जो आ जाता है, ये केसेस में सर आपका जो टैक्स रेट है ना वो क्या लगता था। अच्छा, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मैं ये वाला जो अदर्स का कैटेगरी में घुस रहा हूँ ना, मैं अदर्स के कैटेगरी में आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी एसेट आ गया, चाहे फिर वो नॉन रेसिडेंट के लिए भी क्यों ना हो। अब जैसे नॉन रेसिडेंट को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो उस केस में बिफोर 23 जुलाई 2024 कोई भी नॉन रेसिडेंट आदमी ने अगर इंडिया में कैपिटल गेन कमाया होता किसी लैंड को मतलब अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स पे, तो उसको 10% की रेट से टैक्स भरना पड़ता था, राइट। लेकिन ये सेम रेट को 12.5% कर दिया इन्होंने ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के केस में। ये मेरे को अभी बताने का सिर्फ इतना मतलब रीज़न था कि क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट्स में, स्पेशल रेट्स में कैपिटल गेन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्दो बेसिक्स के जो भी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें इतना कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला है चार्ट का, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी बेसिक्स में कैपिटल गेन की इनकम आएगी उस पर टैक्स रेट दिया हुआ होगा। मैंने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन वही वाले उठाए हैं जहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट का कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस ना है, क्योंकि सर ये सारी चीज़ें समझाने के लिए ना और भी बहुत कुछ चीज़ें जो मुझे आपको पहले बतानी पड़ती है, लेकिन वो सारी चीज़ें अपन ने कैपिटल गेन चैप्टर के लिए रख रखी है। ठीक है, समझ में आएगा सर आप लोगों को? तो यहाँ पे अगर आप वापस से अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में आओगे ना, तो मैंने आपको इतना पूरा का पूरा कवरेज करवा दिया है। ठीक है सर, ये मैंने आपको पूरा कवरेज करा दिया 112 का, 112A का और 111A का। ठीक है, ये अपना पूरा कवरेज हो चुका है। अब आप लोग आओ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सर विनिंग्स, मैंने अगर कोई पैसे कमाए, कैजुअल इनकम, ठीक है, कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई मेरी, केबीसी में मैं पैसे जीत के आ गया, मास्टर शेफ में मैं पैसे जीत के आ गया, बिग बॉस में मैं पैसे जीत के आ गया, ये जो रियलिटी शोज से आप पैसा जीत के आते हो ना, तो यहाँ पे सर टैक्स रेट जो सरकार बोलता है फ्लैट 30% का लगेगा। कोई यहाँ पे आपको स्लैब का बेनिफिट नहीं है, आपने जो भी पैसा कमाया है उस पर फ्लैट 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे वो लॉटरी की इनकम हो, चाहे वो कोई आपने क्रॉसवर्ड पजल्स, ये जो गेम्स होते हैं उसमें जीते हों, चाहे आपने कोई हॉर्स रेस में पैसे जीते हों, चाहे आपने कोई कार्ड गेम्स में पैसे जीते हों, चाहे आपने गैम्बलिंग में पैसे जीते हों,
ठीक है, आप गोवा गए थे, आप गोवा में कसिनो में गए थे, वहाँ पे आप कुछ पैसे जीत के आए हो, ठीक है, ये सारी जगहों पे जो भी आप पैसा जीत के आते हो ना, उन सारे केसेस में सर आपको 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या सर? फ्लैट 30%, राइट। उसके अलावा सर अगर आपने कोई ऑनलाइन गेम से पैसा कमाया है, कोई ऑनलाइन गेम्स पे कॉन्टेस्ट चल रहा था, वहाँ से आपने पैसा कमाया है, तो उस केस में भी सेक्शन 115 BBJ के हिसाब से सर आपको 30% की रेट से, फ्लैट रेट है 30% का, उसके रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर है सर? तो ये बातें याद रखना कि ये ऐसे जो गेन्स होते हैं आपके, कैजुअल विनिंग्स होती है, इन सब पे आपको 30% का फ्लैट टैक्स रेट लगता है। ठीक है, कोई दूसरा यहाँ पे स्लैब व्लैब का बेनिफिट नहीं है कि इतने रुपए तक इतना, इतने रुपए तक इतना, या इतने रुपए तक टैक्स ही नहीं लगेगा, नहीं सही। आप अगर 100 रुपये भी जीते तो उस पर भी 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। इज इट क्लियर? और मज़े की बात आपको बताऊं, आप आगे चल के एक सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 194B, 194BB, सॉरी BA और 194BB। ये क्या है सर? ये क्या बड़बड़ कर रहे हो आप? देखो सर, 194A बात करता है सर कैजुअल विनिंग्स की, 194BB बात करता है हॉर्स रेस विनिंग्स की, और 194 ये वाला BA बात करता है ऑनलाइन गेम्स विनिंग्स की। ठीक है, ये क्या होता है कि जब कभी भी आप यहाँ से पैसा जीतते हो ना, जैसे आप अगर केबीसी में गए, केबीसी में आपने जीत लिए 7 करोड़, तो 7 करोड़ का जो पैसा आपको मिलता है वो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ TDS मिलता है। मतलब सर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, TDS नाम की एक चीज़ होती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सरकार सोचती है कि पता नहीं ये साला पैसा देगा कि नहीं देगा टैक्स का, अपन एक काम करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में इनसे पहले ही टैक्स डिडक्ट करवा लेते हैं, इनका टैक्स डिडक्ट करवा लेते हैं। तो ऐसे में से एक चीज़ है कैजुअल विनिंग्स। अगर आप कोई भी पैसा ऐसा जीतते हो, ये लॉटरी वॉटरी का कोई पैसा आप जीतते हो, जैसे आप मॉल गए शॉपिंग करने, वहाँ लकी ड्रॉ हो रहा था, ठीक है, एक कार खड़ी थी और वो लकी ड्रॉ में मिलने वाली थी, आपने अपना नाम लिखा दिया, राइट। तो अब आपका लकी ड्रॉ में अगर वो कार लग गई तो उस केस में भी TDS कट होकर आपको कार मिलती है। कैसे सर? मतलब क्या आधी कर देंगे? नहीं, अब समझो बात को। सर अगर आप केबीसी में गए तो आपने सुना होगा कि 30% तो कट गया, मतलब आप जितना भी पैसा जीतते हो ना, वो लोग बोलते हैं कि, बहुत लोग बोलते हैं कि 30% पैसा तो कट के मिलेगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि आपने वहाँ जो भी पैसा जीता है उसमें आपको 30% का TDS कट होगा और बचा हुआ 70% पैसा मिलेगा, राइट। सर ये तो हो गया कि हमको अगर कैश में पैसा मिल रहा था तो हमारा पैसा कट गया और बचा 70% हमको मिल गया। बट व्हाट इफ मैं कोई शोरूम में जाके कार जीत के आता हूँ लकी ड्रॉ में, तो उसमें क्या कैसे होएगा? मेरी अगर कोई चीज़ की लॉटरी लग जाती है तो उसमें कैसे होगा? तो मुझे तो अभी काइंड में मिला है चीज़। तो ऐसे केसेस में सर क्या बोलते हैं कि आपका जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, जो भी चीज़ आपको इन काइंड मिली है, उसका आपको 30% पैसा जमा कराना पड़ता है, राइट। उसका आपको 30% पैसा जमा कराना पड़ता है, तब आपको वो चीज़ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपन पता है क्या कहाँ पढ़ेंगे? ये अपन पढ़ेंगे अपने TDS के चैप्टर में, बट क्योंकि वो इंटरलिंक्ड पॉइंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, राइट। चलो अब आप लोग आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट बहुत ही धमाकेदार पॉइंट है और इसको अपन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। सर सेक्शन 115BBE की बात हो रही है। 115BBE में क्या बोला है कि अगर आपके पास कोई भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अनएक्सप्लेन्ड इनकम? इसके जस्ट नीचे अपना अनएक्सप्लेन्ड इनकम का ही टॉपिक है, तो वो अपन वहाँ समझेंगे। बट आप अभी बस इतना सुन लो कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे टैक्स रेट लगता है 60% का। और सर अभी तो एक दिल दहला देने वाला पॉइंट सुनो सर, सिर्फ 60% का टैक्स ही नहीं लगता, 60% के टैक्स के अलावा सर आपको जो है सरचार्ज लगता है एट द रेट 25%। कोई स्लैब व्लैब नहीं है कि इतना अमाउंट कमाओगे अनएक्सप्लेन्ड इनकम में, इतना अमाउंट आएगा तो इतना सरचार्ज, उससे ज़्यादा आया तो इतना नहीं, फ्लैट 25% इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, ठीक है। एंड इसके अलावा सर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको अगर एक बात बोलूँ ना, तो जो आपका अनएक्सप्लेन्ड इनकम होता है उस पर इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आएगा? उस पर इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा सर 78% का। क्या आप बात कर रहे हो? जी हाँ सर, 78% का। सर 78% कैसे? आप खुद करके देखो, 60% का तो आपका टैक्स रेट है, उसमें अगर आप 25% ऐड करोगे तो इट विल कम डाउन टू 75%। एंड अगर आप उसमें 4% का सेस ऐड कर दोगे, यानी कि 3% और ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो 78% की टैक्स रेट बैठेगी इफेक्टिवली।
समझ में आया क्या सर? सरकार मतलब अगर कभी क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे टैक्स रेट कितना है, तो टैक्स रेट के केस में आप 60% ही लिखोगे, बट अगर इफेक्टिव टैक्स रेट पूछ लिया कभी गलती से तो 78% लिख के आना। ठीक है ना सर? चलो ये बात क्लियर हो गई अगर आपको, तो अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सर अनएक्सप्लेन्ड इनकम का मतलब क्या होता है। आओ मैं आपको अनएक्सप्लेन्ड इनकम का मतलब समझाता हूँ। अनएक्सप्लेन्ड इनकम को आप अनडिस्क्लोज्ड इनकम भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो सर, कैश क्रेडिट, पहला क्या लिखा है सर? पहला लिखा है कैश क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैश क्रेडिट? वेदांत नाम का एक बंदा था, उसके बुक्स में 10 लाख रुपए क्रेडिट हुए हुए पाए गए। ठीक है सर, उसके बुक्स में 10 लाख रुपए क्रेडिट हुए हुए पाए गए। अब ये चीज मैंने डिस्क्लोज नहीं करी थी, मैंने बताया ही नहीं था मेरे इनकम के टाइम पे, इनकम बताते वक्त मैंने इस इनकम को डिस्क्लोज ही नहीं करा। असेसिंग ऑफिसर ने मेरी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करी, मेरा केस लगा और उसने मेरा जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करा, तो उसको पता चला कि 10 लाख रुपए इसके अकाउंट्स में दिख रहे हैं क्रेडिट हुए हुए, इसने इसको इनकम में रिपोर्ट नहीं करे, तो ये 10 लाख रुपए क्या चीज़ के हैं? बराबर। अब सुनो मेरी बात, क्या ये आप मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इनकम को मैं दिखाऊंगा नहीं, इस पर टैक्स नहीं भरूंगा, राइट, तो आगे आगे सुनते जाओ क्या होगा। सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर आपको पूछेगा कि ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। मैं बोल दूंगा सर मेरा एक फ्रेंड है जयन, उसने मुझे ये पैसे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो बोल रहा है कि क्या सर जयन की उतनी औकात है कि तुमको 10 लाख रुपए दे? जयन खुद साला 10,000 रुपये पर मंथ कमाता है, वो वेदांत को 10 लाख रुपए कहाँ से दे रहा है? ठीक है, आप अगर ऐसा बोलो कि मेरे को जयन से मिले, जयन ने मुझे लोन दिया था, अबे तो पहली बात, अगर लोन दिया तो तूने उस हिसाब से रिपोर्ट क्यों नहीं किया? चल माना कि तूने इनकम नहीं दिखाई, बट अगर तूने उसने तेरे को लोन दिया था, राइट, तो क्या उसकी औकात है इतनी कि वो तुमको लोन देगा? वो खुद कमाता है महीने का 10,000 रुपये। अच्छा मान के चलो अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे जैन ने दिया और जैन की औकात भी है, राइट, बट क्या कारण था, किस रीजन से जैन ने तुमको वो पैसे दिए? राइट, जैन ने वो तुमको पैसे क्यों दिए? जब कभी भी अपन ऐसा कुछ फिशी लगता है, अपन उसको असेसिंग ऑफिसर को समझा नहीं पाते कि हमारे पास ये पैसा कहाँ से आया, या फिर हम जो बोल रहे हैं वो उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता। से फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर उसको बोला होता कि मुझे पैसा जैन ने दिया और जैन ने इन द फॉर्म ऑफ अ लोन दिया, और यहाँ जैन का अकाउंट्स जब चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है इसको तो 10,000 रुपये पर मंथ का सैलरी मिल रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर इससे सेटिस्फाई नहीं होगा कि सर यहाँ पे कुछ तो दाल में काला है, दाल काली नहीं, यहाँ पे दाल में काला नहीं, यहाँ पूरी दाल ही काली है। तो ऐसे केसेस में सर वो कैश क्रेडिट का जो अमाउंट है दैट विल बी टर्म्ड एज योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। मान लिया जाएगा कि ये ऐसी इनकम है जो आप सरकार से छुपा रहे थे, और अब अगर आप सरकार के साथ चीटिंग करोगे तो सरकार आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और आपसे दबा के टैक्स कलेक्ट करेगी। ठीक है सर, तो ये पहला है अनडिस्क्लोज्ड इनकम के टॉपिक का इनकम, दैट इज कैश क्रेडिट। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूं, दूसरा है अनएक्सप्लेन्ड इनकम। सर इसका क्या मतलब? राजू नाम का एक बंदा है जिसने अपनी ITR में इनकम दिखाई है 1 लाख रुपए की। कितने की दिखाई है? 1 लाख रुपए की। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर उसने एक BMW खरीद ली। अरे बाप रे बाप सर, BMW खरीद ली उसने, 1 लाख रुपए तूने इनकम दिखाया और तूने BMW कहाँ से खरीदी? सर असेसिंग ऑफिसर उसको पूछता है कि फ्रॉम वेयर डिड ही अर्न सो मच, मतलब इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया कि उसने एक BMW खरीद ली, क्योंकि उसने अपनी इनकम तो 1 लाख रुपए ही मतलब डिस्क्लोज करी है। अच्छा सर आप अगर ये सोच रहे हो कि असेसिंग ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि उसने ये गाड़ी खरीदी है, तो ऐसे केसेस में एक टॉपिक होता है TCS का, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का, कि जब कभी भी अपन कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा की होती है ना, तो अपना 1% की रेट से TCS कलेक्शन होता है ओवर एंड अबव 10 लाख, राइट। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा सरकार को कि हाँ इसका TCS कलेक्ट हुआ है, मतलब इसने गाड़ी खरीदी थी, और TCS की वजह से सरकार के नोटिस में वो चीज़ आ जाती है। अब सरकार आपका ITR चेक कर रहा है, भाई साहब वहाँ तो दिख रहा है कि इनकी इनकम 1 लाख की दिखाई है और इन्होंने यहाँ गाड़ी खरीदी है BMW। सरकार ने पूछा कि पैसा आया कहाँ से? राजू सेड दैट ही बॉट फ्रॉम हिज सेविंग्स। किधर है प्रूफ, किधर है? तूने सेविंग अगर करी तो सेविंग्स कहाँ से करी? कमाया होगा तभी करी है। कौन से साल में तूने इतना पैसा कमाया कि तेरे पास इतने रुपए इकट्ठा हो गए तेरे सेविंग्स में कि तूने एक BMW खरीद ली? और अगर तूने किसी पुराने साल में इतना पैसा कमाया है तो वो कौन से साल में कमाया है? हमको क्यों नहीं मालूम है वो? हमको क्यों नहीं तूने रिपोर्ट करा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में? साले तू यहाँ रिटर्न भरता है लाख रुपए का और तू यहाँ 50 लाख की गाड़ी खरीद रहा है।
हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या बे बेवकूफ़ आदमी? ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो तुमने ये पैसा लगाया है इस गाड़ी में, ये कहीं ना कहीं से आया है जो तुमने हमको नहीं बताया है। तो अब भाई साहब तुमको, हम मान लेंगे कि ये तुम्हारी इनकम है, मतलब जो भी ये BMW का कॉस्ट है ना, हम मान लेंगे कि ये तुम्हारी इनकम थी जो तुमने हमसे छुपाई थी। इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानते हुए इस पर हम दबा के टैक्स लगाएंगे, 60% की रेट से टैक्स लगाएंगे। दिस इज अनएक्सप्लेन्ड इनकम। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट सुनो, अनएक्सप्लेन्ड मनी। सर ये रेड मूवी देखी थी आपने? रेड मूवी में ये इसके घर पे रेड पड़ती है, सौरभ शुक्ला के घर पे, ठीक है। रेड में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी एटसेट्रा मिला था। उसने पता नहीं दीवार तोड़ी थी, पिलर खोदा था, ऊपर सीलिंग से गोल्ड कॉइन्स गिर रहे थे, बहुत सारा सामान निकला था घर से। ठीक है, कहाँ से आया ये? इसका सोर्स क्या है बेटा? जिस हिसाब से तुम तुम्हारा रिटर्न फाइल करते हो, तुमने हमको तो कभी नहीं बताया कि तुम इतने पैसे कमा रहे हो कि तुम इतना सोना चांदी खरीद सको। ये कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है 2 नंबर के धंधे से, जो इनकम तुम रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये ऐसे सारे जो चीज़ें हैं ना, ये अनएक्सप्लेन्ड मनी जो तुम्हारे घर में पड़ा है, ये गड्डी के गड्डी पड़े हैं, सोना चांदी पड़ा है, हमका हमारे पकड़ में अगर ये आ गया किसी दिन, सरकार बोलती है कि अगर हमारे पकड़ में ये किसी दिन आ गया ना, हम तुमसे इस चीज़ का सोर्स पूछेंगे, और जो 100% है कि तुम नहीं बता पाओगे। अच्छा, मान के चलो कभी तुमने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया भी और उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा असेसिंग ऑफिसर को, तो वो तुम्हारा अनएक्सप्लेन्ड मनी जो है, क्योंकि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा, दस इट इज डीम्ड इनकम। मान लिया जाएगा कि वो इनकम है और वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। ये तो हमने पकड़ लिया। हम अगर नहीं आते रेड मारने तो तुम कौन सा हमको बताने वाले थे भाई? ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है और उस पर 60% की रेट से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। सर लेकिन कभी हमने अगर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे दिया तो हम बच जाएंगे क्या? हाँ, फिर आप बच जाओगे, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ये सारे केसेस में ना पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है बच पाने की। हाँ, वो खिलाना पिलाना इज अ डिफरेंट थिंग। वो किसको खिला रहे हो, कौन खिला रहा है, कितना खिला रहा है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होती है। ठीक है, कैसा होता है, क्यों होता है, देखो अब ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, राइट। अभी मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा कि कैसे खिलाया जाता है और क्या खिलाने की बातें कर रहे हो तुम, राइट। तुम क्या समझ रहे हो? मतलब मैं तो बोल रहा था ऐसा कुछ नाश्ता वाश्ता कराने के लिए, तुम कुछ और सोच रहे हो, तो आई एम रियली सॉरी, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो। अगला टॉपिक है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। सर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा था, बट जितना रुपए इन्वेस्ट करा था ना उतना पूरा आपने डिस्क्लोज नहीं करा। से फॉर एग्जाम्पल, जयन ने एक लैंड खरीदी 48 लाख रुपीज़ की, ठीक है। डिपार्टमेंट गॉट टू नो दैट द एक्चुअल वैल्यू इज ऑफ 72 लैक्स। जयन ने जो लैंड परचेज करी थी 48 लाख रुपीज़ का उसने रिकॉर्डिंग करा था अपने बुक्स में, बट उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 72 लैक्स का था। अब ये कैसे पता चला? सर ये सर्कल रेट और रेडी रेकनर रेट से पता चल जाता है कि भैया उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 72 लैक्स का। ठीक है, मतलब आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके एक टेंटेटिव रेट के हिसाब से पता चलता है। ठीक है, एओ ने पूछा जयन को कि भाई इतने सस्ते में तुझे लैंड किसने दे दी? हमको भी बता, हम भी खरीद लेंगे। 72 लाख रुपीज़ की लैंड तुझे 48 लैक्स में कैसे पड़ गई? जैन बोलता है कि ये एक बहुत बढ़िया डील थी। चल साले कुछ भी बकवास कर रहा, इतनी कितनी अच्छी डील कर ली तूने कि 24 लाख रुपए सस्ते में मिल गई तेरे को। वहाँ क्या भूत घूम रहा था कि सामने वाले ने तुझे इतना सस्ते में बेच दिया? अगर अच्छा जैन बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं है सर, मेरी उसमें एक्चुअली ऐसी बात हुई थी कि उसने मुझे सस्ते में बेची थी। अच्छा, या अगर आप बोलते हो कि सर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, अगर गिफ्ट दिया था तो चल गिफ्ट की डीड दिखा। गिफ्ट जब आप दे रहे हो तो गिफ्ट का डीड बनता है, वो गिफ्ट की डीड दिखा हमको कि सामने वाले ने तेरे को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी थी, राइट। ऐसे सब केसेस में आपसे प्रूफ मांगेगा जो आप प्रोबेबली नहीं दे पाओगे। अगर आपने सही में ऐसा सब किया था, प्रूफ आपके पास अवेलेबल है, तब तो आप बच के निकल सकते हो। बट अगर आप ये सारी बातें बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना, आप पकड़ में आ जाओगे। और ये आपका जितना भी शॉर्टफॉल अमाउंट है इस केस में 24 लाख रुपीज़ का, दैट विल बी टर्म्ड एज योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम, और उस पर हम 60% की रेट से टैक्स चार्ज करेंगे। अगर आपने 72 लाख में खरीद के 72 लाख रिपोर्ट करी होती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपने रिपोर्टिंग 48 लाख पे करी है, हो सकता है आपने 24 लाख कच्चे में दिए हो। अगर ये सारी चीज़ें कभी पकड़ में आई तो आप फंस सकते हो। ठीक है सर, फंस सकते क्या मतलब क्या है? देखो सर बहुत लोग करते हैं, बट अपन अगर बाय द बुक जाएं तो ये सारे प्रूफ अगर आप देने से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ठीक है, किसको, असेसिंग ऑफिसर को, तो ऐसे केसेस में आप फंस सकते हो। वो आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम कंसिडर किया जाएगा जो शॉर्टफॉल अमाउंट है, एंड उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा एट द रेट 60%। अरे यस और नो, क्लियर है क्या बॉस? हाँ जी, एक सेकेंड रुको, अपन आगे बढ़ते हैं।
फिर ठीक है सर। चलो अब आप लोग आ जाओ फटाफट से आगे के टॉपिक पे, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर? तुमने खर्चा किया बट तुमने बताया ही नहीं कि तुमने खर्चा किया है। सर मुकेश 15 लाख रुपए अर्न करता है, ठीक है, एज पर हिज रिटर्न ऑफ इनकम। मोर देन 1 करोड़ ही हैज स्पेंट इन हिज सन्स वेडिंग। क्या रे मुकेश, 15 लाख रुपए कमा के 1 करोड़ की शादी कर रहे हो, ठीक है। सरकार ने पूछा ऐसा कैसे, ऐसे कैसे हो रहा है? मुकेश ने कहा ये तो सेविंग्स है और लोन से लिया है। प्रूफ कहाँ है बेटा? प्रूफ कहाँ है? अगर आप प्रूफ दे देते हो कि सर ये देखो यहाँ यहाँ से पैसे बचाए थे, इन लोगों से इतना लोन लिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप प्रूफ नहीं दे पाते कि ये आपने खर्चा किया कहाँ से, खर्चा अगर 1 करोड़ का किया है तो पैसा कहाँ से आया बेटा इतना? अगर वो अनडिस्क्लोज्ड, मतलब आप उसका जो प्रूफ दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता या दे ही नहीं पाते, तो ऐसे केसेस में वो जो खर्चा है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, इट विल बी ट्रीटेड एज योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ठीक है सर, वो क्या समझा जाएगा? अनडिस्क्लोज्ड इनकम समझा जाएगा। सर एक टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था हुंडी, ठीक है। तो सर अगर वेदांत नाम का बंदा देव नाम के बंदे से हुंडी के बेसिस पे 12 लाख रुपए कैश में लोन पे ले रहा है, बोरो कर रहा है, ठीक है, 10 लाख रुपए बोरो कर रहा हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ हुंडी। हुंडी यानी कि हुंडी के बेसिस पे मैं उसको बोलता हूं कि मेरे को तू 10 लाख रुपए दे दे। हुंडी इज द प्रूफ कि मैं तुझे 10 लाख रुपए रिटर्न कर दूंगा और जब तक रिटर्न नहीं करता एक सर्टन परसेंटेज की रेट से ब्याज भरूंगा। तो अगर ये सारा ट्रांजैक्शन मेरा कैश में होता है, राइट, क्रॉस चेक बेरर चेक में होता है, तो अगर कैश में किया आपने ये काम ना, तो ये जो आपने बोरो किया हुआ 10 लाख रुपए है ये भी आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम होगा। सिमिलरली आपने अगर 10 लाख रुपए हुंडी के बेसिस पे रीपे करे हैं कैश में देव नाम के बंदे को, तो वो सर रीपेमेंट वाला अमाउंट भी आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम होगा। और साथ ही साथ अगर आपने ये सारी चीज़ें बैंकिंग चैनल से करी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप अकाउंट पे ही चेक से कर रहे हो तो हम इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने हुंडी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें कैश में करी है, तो जो अमाउंट आपने बोरो किया है, जो अमाउंट आपने रीपे किया है, जिस अमाउंट का आपने इसको ब्याज भी दिया होगा, वो सब का सब आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाएगा। समझ में आएगा सर? क्या माना जाएगा? सब का सब आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाएगा। देखो सर, ये जो इतना सा टॉपिक है ये मैंने आपको अभी 6 एग्जाम्पल से कवर कराया है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ क्या लिखा है, तो जो भी अपन ने वहाँ एग्जाम्पल्स में देखा वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। सबसे पहले कैश क्रेडिट, एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स एंड द असेसी फेल्स टू एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड सोर्स सैटिस्फैक्टरीली, इट्स टैक्स्ड एज इनकम। ठीक है, इट इज टैक्स्ड एज इनकम। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो इफ एन असेसी मेक्स इन्वेस्टमेंट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड cannot satisfactorily explain their source, they are treated as deemed income. Sir, if an assessee makes the investments which is not recorded in the books, investment करने के बाद बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता और पूछे जाने पे बराबर एक्सप्लेनेशन नहीं देता, it will be termed as deemed income. Unexplained money, if an assessee owns money or valuables not recorded in the books and cannot explain their source, आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा, वो पैसा आपके घर में पड़ा है और आपने बताया नहीं बुक्स में, ठीक है, तो ऐसे केसेस में इट विल बी टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। आपने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करा, तो अमाउंट स्पेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट और द वैल्यू एक्सीड्स द रिकॉर्डेड अमाउंट इन बुक्स एंड नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, तो जो वो शॉर्टफॉल अमाउंट है ना, जितना अमाउंट आपने रिपोर्ट नहीं करा, इट इज़ योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है, इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द असेसी। And finally, amount borrowed or repaid on a hundi except through an account pay check is deemed as income in the year of transaction. Interest paid is also included in this undisclosed income. समझ में आया क्या सर? ये होता है टॉपिक आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम का, सेक्शन 68, 69, 69A, B, C and D। ठीक है सर, समझ गए क्या? राइट, चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक बहुत सिंपल है, ध्यान देना बस। एग्रीकल्चर इनकम के टॉपिक में क्या होता है, आपको जो एग्रीकल्चर लैंड से इनकम होता है ना, एग्जेम्प्ट होता है। इसलिए आप देखो बहुत सारे बड़े जो लोग होते हैं वो खेती वाला काम बहुत करते हैं। MS धोनी को भी आपने देखा होगा, स्ट्रॉबेरी वाला फार्म है उनका, तो उनको जो फार्मिंग वगैरह की इनकम होती है ना, प्योरली एग्जेम्प्ट होती है। क्या होता है सर? पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। बट इसमें कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशंस है, फुलफिल करोगे तो वो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है सर,
एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन इज वेरी वाइड एंड इट कवर्स द इनकम ऑफ नॉट ओनली द कल्टिवेटर्स, मतलब जो खेती करने वाले जो किसान होते हैं वो जो अपनी फसल बेच के पैसा कमाते हैं, सिर्फ वही एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता. इट ऑल्सो कवर्स द लैंड होल्डर्स हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड्स. मेरी अगर एक खेत है और वो खेत मैंने किसी दूसरे किसान को रेंट पे दिया है, तो वो अगर खेत इंडिया में है और वो सामने वाला बंदा उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो इनकम भी मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम होती है. ठीक है. सिमिलरली मेरे एग्रीकल्चर लैंड पे, मेरे खेत पे मैंने एक छोटा सा बिल्डिंग बना रखा था, राइट, एंड उस बिल्डिंग को, एक वेयर हाउस को मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए किसी को दे देता हूँ. सामने वाला बंदा उस एग्रीकल्चर फार्म बिल्डिंग को जो है, उस फार्म बिल्डिंग को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करता है, तो उससे जो मुझे रेंटल इनकम आ रहा है ना, वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा. हाँ, वहाँ पे अगर कोई अपना ट्रैक्टर का शोरूम खोल के बैठ गया ना, तो ऐसे केसेस में वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा. ठीक है. एग्रीकल्चर इनकम में भी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड. सर एग्रीकल्चर इनकम कैश में, काइंड में, दोनों में चल सकता है. आप खुद सोचो कि अगर मैंने मेरा खेत किसी किसान को रेंट पे दिया है, सामने वाला उस पर अपनी फसल उगाएगा. अब बनता तो है कि वो मुझे अपना रेंट का पेमेंट करे, बट चाहे तो वो मुझे रेंट का पेमेंट ना करके मुझे अपनी फसल भी दे सकता है, करस्पॉन्डिंग अमाउंट का फसल भी दे सकता है. तो मेरे को काइंड में भी एग्रीकल्चर इनकम मिल सकती है. ठीक है सर. एग्रीकल्चर इनकम में अराइज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. सर एग्रीकल्चर इनकम कमाने के फॉलोइंग तरीके होते हैं. सर क्या है वो फॉलोइंग तरीके, आओ डिटेल में समझते हैं. सर एग्रीकल्चर इनकम कमाने के तरीके, सबसे पहला रेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड. सबसे सिंपल कि आपने अपना एग्रीकल्चर लैंड किसी को रेंट पे दे दिया, राइट. अब ये एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है दो कंडीशन पे. पहला कंडीशन, आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सिचुएटेड होना चाहिए इंडिया में. मतलब मैंने अगर किसी को मेरा एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे दिया है, तो वो रेंटल इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये डिपेंड करता है दो कंडीशन पे. जिसमें से पहला है कि वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए और जिसको मैंने दिया है वो उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना चाहिए. ठीक है सर. तो रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव फ्रॉम द लैंड, ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस. तब जाके वो रेंटल इनकम मेरा एग्रीकल्चर इनकम बनेगा. पॉइंट नंबर 1. ठीक है. दूसरी इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करी जा सकती है वो है रेंट फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग. ऐसा कैसे हो सकता है सर? अगर मेरे खेत पे अगर मैंने एक बिल्डिंग छोटा मोटा बनाया था, कोई वेयर हाउस टाइप बनाया था, और वो मैं एक बिल्डिंग किसी को रेंट पे देता हूँ, तो उसका रेंटल इनकम मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा ओनली इफ द सामने वाला जो बंदा है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, टेनेंट, वो टेनेंट अगर उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करता है तो ही वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम होगा. यानी कि सर इनकम अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ सच फार्म बिल्डिंग फॉर एनी पर्पस, चाहे फिर वो लेटिंग ऑफ रेसिडेंशियल पर्पस हो या फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हो, ठीक है, फॉर एनी पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर पर्पस वुड नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम. मतलब वो एग्रीकल्चर इनकम तभी होगा जब सामने उसको, अपन जिसको रेंट पे दे रहे हैं, वो उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करे, फार्म बिल्डिंग को. क्लियर है सर? परफेक्ट. तीसरा आता है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? तो सर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात. सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब होता है कि इफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक है सर. इफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग देन इट वुड बी एंटायरली एन एग्रीकल्चर इनकम. मतलब सर मैंने खेती करी, शुगर केन उगा रहा हूँ मैं मेरे खेत पे, मेरा शुगर केन रेडी हुआ और मैंने वो शुगर केन को रेडी होते ही काट के बेच दिया मार्केट में, रॉ फॉर्म में बेचा मैंने, उस पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी, तो वहां से जितना भी पैसा आएगा शुगर केन की सेल से, वो पूरा का पूरा मेरा एग्रीकल्चर इनकम है. देखो सर, अगर मैं सेल इन रॉ फॉर्म करता हूँ, राइट, तो वहां पे मेरा एग्रीकल्चर इनकम कितना आएगा? इट विल बी सेल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. भाई जितने रुपए में मैंने वो गन्ने को बेचा है, उसमें से मैं गन्ना उगाने का जो मेरा खर्चा हुआ है वो माइनस करूंगा, एंड नेट अमाउंट विल बी माई एग्रीकल्चर इनकम. परफेक्ट सर. अगर मैं बात करता हूं कि मैंने उसको रॉ फॉर्म में नहीं बेचा, मैंने उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करी है, मैंने वो गन्ने पे फर्दर प्रोसेसिंग करी है, अगर मैं गन्ने पे फर्दर प्रोसेसिंग करके उसका शक्कर बना के बेचता हूँ, राइट, तो ऐसे केसेस में क्या होगा सर, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, जैसे अपना पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा. समझो मेरी बात को. देखो अब यहाँ पे भी दो टेक्निक, दो तरीके, मतलब दो बातें होती है. क्या दो बात होती है सर? इधर आओ, देखो सुनो मेरी बात. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गन्ना बेच रहा हूँ, ठीक है,
मैंने क्या किया, मैंने शुगर केन उगाया। अब शुगर केन जो मैंने उगाया है ना सर, वो या तो मैं रॉ फॉर्म में बेचता हूँ या फिर सर मैं उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने सर रॉ फॉर्म में बेचा तो एंटायरली वो क्या होगा सर मेरा, इट विल बी एंटायरली एग्रीकल्चर इनकम, एंटायरली एग्रीकल्चर इनकम। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचता हूँ तो यहाँ पे फिर से दो बातें होगी। क्या दो बातें होगी सर, आप ये समझो कि वो जो मैंने फर्दर प्रोसेसिंग करी थी, was it just to make the प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट? क्या मैंने उसको सिर्फ मार्केट में बेचने लायक, बिकने लायक बनाने के लिए किया था? ठीक है, was it just to make the प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट? क्या मैंने वो काम सिर्फ उसको मार्केट में बिकने लायक बनाने के लिए किया था? यस और नो? अगर यस तो भाई साहब सेम एंटायरली एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, एंटायरली क्या होगा सर, एग्रीकल्चर इनकम होगा। इट विल बी एंटायरली एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन सर अगर मैंने उसको ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करी थी, नॉट फॉर द मैटर ऑफ मेकिंग इट फिट फॉर द मार्केट, लेकिन कोई और रीजन से, ठीक है, तो ऐसे केसेस में डिफरेंस है। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर इनकम भी आएगा और यहाँ पे आपका बिजनेस इनकम भी आएगा। अब कैसे आएगा वही समझना है। ठीक है सर, वही अपने को समझना है। कैसे समझेंगे अपन, मैं बताऊंगा। देखो सर, इफ नो तो आप फर्दर क्या चेक करोगे? देखो सर, यहाँ पे आपका एक हिस्सा आएगा एग्रीकल्चर इनकम एंड दूसरा जो हिस्सा रहेगा इट विल बी बिजनेस इनकम। अब क्या होगा सर एग्रीकल्चर इनकम? तो यहाँ पे सर एग्रीकल्चर इनकम पता है क्या होगा, इट विल बी जिस दिन आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बन के तैयार हो गया था, ठीक है, उस दिन पे उसकी जो एफएमवी थी, मार्केट वैल्यू, उसमें से आप माइनस कर लो सीओसी यानी कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। दिस विल बी योर एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है? परफेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं बिजनेस इनकम की, तो सर आपने फर्दर प्रोसेसिंग करी, मतलब आपने उसका कैरेक्टर चेंज करा। जब आपने उसमें कुछ और एडिशंस करें तो आप उसको बेचोगे भी महंगे प्राइस पे। तो आपका जो बिजनेस प्राइस रहेगा ना, इट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस एफएमवी। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे यार, जिस दिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन के तैयार हुआ था, आप अगर मार्केट में बेचते तो इतने भाव में बिक जाता था, से फॉर एग्जांपल 5 लाख, बट आपने तब बेचा नहीं, आपने उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको 10 लाख में बेचा, तो आपने 5 लाख एक्स्ट्रा कमा लिए, राइट। लेकिन ये 5 लाख एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपका जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुआ है ना, वो आपको माइनस करना होगा एंड दिस विल गिव यू योर बिजनेस इनकम। समझ गए क्या मेरी बात को? देखो सर, मैंने क्या बोला, मैं अगर शुगर केन का धंधा, शुगर केन की खेती करता हूँ, तो शुगर केन की खेती में हो सकता है कि मैं शुगर केन को उगते ही रॉ फॉर्म में बेच दूं, या हो सकता है मैं उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचूं। अगर मैं शुगर केन को रॉ फॉर्म में बेच देता हूं, मतलब मैंने पूरा का पूरा एग्रीकल्चर धंधा किया है, एंटायर इनकम विल बी एग्रीकल्चर इनकम। हाउएवर अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचता हूँ, तो सर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि वॉज इट जस्ट टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। मतलब अगर मैं मेरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करके बेच रहा हूँ, तो क्या मैंने वो फर्दर प्रोसेसिंग उसको मार्केट में बिकने लायक बनाने के लिए किया था? अगर हाँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो एग्रीकल्चर इनकम है। से फॉर एग्जांपल आप पैडी उगाते हो, अभी पैडी को उगा के आपको छानना पड़ता है और फिर आप उसको राइस के फॉर्म में बेचते हो, बराबर है। अगर आपने ऐसा किया तो ऐसे केसेस में सर जी वो एंटायरली आपका एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर आप उसको सुखा के उसका कुछ दूसरा चीज़ बनाते हो, पोहे का वो क्या बोलते हो उसको, पोहा बना देते हो, ऐसा सब कुछ अगर करके बेचते हो कि जहाँ पे आपने कैरेक्टर ही चेंज कर दिया उस चीज़ का, तो ऐसे केसेस में सर आपका क्या होगा, वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। वहाँ पे सर आपका एग्रीकल्चर इनकम भी आएगा और बिजनेस इनकम भी आएगा। एग्रीकल्चर इनकम कितना आएगा सर? जिस दिन आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन के तैयार था, उस दिन का एफएमवी उठाओ, उसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस करो, इट इज योर एग्रीकल्चर इनकम, राइट। लेकिन अगर मैं बिजनेस इनकम की बात करूं, तो सर जितने रुपए में मैंने बेचा है उसमें से माइनस मैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू करूंगा, मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा गेन कमाया, और उसमें से मैं माइनस करूंगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दैट विल गिव मी माय बिजनेस इनकम, राइट सर।
चलो आ जाओ फटाफट से यहाँ पे। देखो सर, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द प्रोड्यूस इज सब्जेक्टेड टू एनी प्रोसेस अदर दैन द प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, द इनकम अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस वुड बी पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है सर? और यहाँ पे उसका मैंने तरीका बताया है कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, जो एग्रीकल्चर इनकम होगा इट विल बी सिंपल, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और जो बिजनेस इनकम होगा इट विल बी सेल प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके मैंने नीचे 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, वो भी समझाता हूँ। और चौथा जो तरीका होता है एग्रीकल्चर इनकम कमाने का, वो होता है सर इनकम फ्रॉम नर्सरी। अब इनकम फ्रॉम नर्सरी का क्या मतलब सर? इनकम फ्रॉम नर्सरी का मतलब होता है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सैपलिंग्स और द सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी, ठीक है, इज डीम्ड टू बी द एग्रीकल्चर इनकम वेदर और नॉट द बेसिक ऑपरेशंस वर कैरिड आउट ऑन लैंड। आपने चाहे वो सीडलिंग सैपलिंग्स को ग्राउंड पे ग्रो कराओ या फिर आपने उस प्लांट को किसी पॉट में ग्रो कराओ या किसी दूसरे तरीके से ग्रो कराओ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई सीडलिंग सैपलिंग्स ग्रो करके उसको बेच के इनकम कमाया है, नर्सरी से इनकम कमाया है, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा। नर्सरी का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता, जहाँ से आप प्लांट्स वगैरह खरीदते हो ना, उसको नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स उगाए गए हैं वो ज़मीन पे उगाए गए हों या किसी दूसरे तरीके से कोई इसमें प्लांट में वास में उगाए गए हों, फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी एंटायरली एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है सर जी। तो इंस्टीट्यूट आपको ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि आपको सर इनकम हुआ है, डिराइव किया है आपने फ्रॉम द सेल ऑफ सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी, हाउएवर इट वाज नॉट क्या कहते हैं, द बेसिक ऑपरेशंस वर नॉट कैरिड ऑन लैंड। तो ये जो आखिरी की नेगेटिव लाइन बोल दी ना कि बेसिक ऑपरेशंस वर नॉट कैरिड ऑन लैंड, इसके वजह से आप सोच सकते हो कि भाई साहब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो, बट ऐसा नहीं है। चाहे वो बेसिक ऑपरेशंस वर कैरिड आउट ऑन लैंड चाहे ना किए गए हों, फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी योर एग्रीकल्चर इनकम। राइट है सर? ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल के लिए, आप एक फार्मर हैं और आपने वीट ग्रो कराया और उसको रॉ फॉर्म में बेच दिया, बेचा आपने 1,00,000 रुपए में, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 40,000 का था, 60,000 विल बी योर एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है? अगला, फार्मर जो है ही प्रोसेसेस वीट इनटू फ्लावर एंड सेल्स इट। वीट उगाया और उस पर प्रोसेसिंग करके उसका आटा बना के बेच दिया, मतलब आपने तो भयंकर उसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। राइट, यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग करी आपने। मार्केट वैल्यू जिस दिन आटा वीट बन के तैयार हुआ था उसका 1,00,000 रुपए का था, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वही 40,000 का था, आपने उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करा 20,000 रुपए का और उसको बाद में 1,50,000 रुपए में बेचा। ठीक है, क्या आपने यहाँ पे रॉ फॉर्म में बेचा है? नहीं, तो मतलब एंटायरली एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। आपने फर्दर प्रोसेसिंग करी है? हाँ। क्या आपने फर्दर प्रोसेसिंग जस्ट टू मेक इट फिट फॉर द मार्केट करी थी? नहीं नहीं, हमने तो पूरा उसका कैरेक्टर ही बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर इनकम भी आएगा और बिजनेस इनकम भी आएगा। एग्रीकल्चर इनकम कितना आएगा? मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी कि 60,000। एंड बिजनेस इनकम कितना आएगा? सेल प्राइस 1,50,000 माइनस मार्केट वैल्यू 1,00,000, मतलब आपने एक्स्ट्रा 50,000 कमाए, बट एक्स्ट्रा 50,000 कमाने के लिए आपने फर्दर प्रोसेसिंग करी थी 20,000 रुपए की, तो आपका 30,000 रुपए का क्या होगा सर? आपका 30,000 रुपए का बिजनेस इनकम आएगा। इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? क्लियर है क्या बॉस? अगर आप टेक्निकली ऐसा भी सोचो तो आपने चीज़ को बेचा कितने में? 1,50,000 रुपए में बेचा। एक सेकेंड रुको, कभी कभी पेंसिल अटक जाता है। 1,50,000 रुपए में बेचा। ठीक है, मैं आपको पूरे ना दोनों का इक्वेशन को कट शॉर्ट करके दिखाता हूँ। आपने क्या करा सर? आपने आटा जो है 1,50,000 रुपए में बेचा। ठीक है, अब 1,50,000 रुपए में सर आपने सबसे पहले गेहूं उगाया, आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आया 40,000 का। ठीक है, उसके बाद में सर आपने क्या करा? उसके बाद में सर आपने मार्केट इसका क्या कहते हैं, एक सेकेंड, 1 मिनट रुको, 90 आना चाहिए ना। तो हाँ, और एक चीज़ आपने और करी कि आपने जो है 20,000 रुपये का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करा। तो आपने टोटल कितने रुपए बनाए सर? आपने टोटल रुपए बनाए 90,000। कैसे सर? 1,50,000 रुपये में आपने आटा बेचा, उसको आटा बेचने के लिए आपने गेहूं उगाया था, 40,000 रुपये लगे थे, और गेहूं पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करी थी 20,000 रुपये की, तो 60,000 का टोटल खर्चा, 1,50,000 रुपये की आपकी सेल, 90,000 का आपका टोटल इनकम। और अगर आप यहाँ पे भी देखो तो 60 + 30 विल बी 90,000। ठीक है, तो बस अपन ने उसको तोड़ा है, उस एक इक्वेशन को अपन ने तोड़ा है अलग तरीके से। राइट, चलो
इसके बाद में एक स्पेशल रूल है। क्या है वो स्पेशल रूल? ठीक है, बस आधी घंटा और एंड फिर अपना ये क्लास ओवर हो जाएगा। क्या है ये स्पेशल रूल, ध्यान देना सर। अगर आप रबर, कॉफ़ी या टी, रबर, कॉफ़ी या टी को बेच के पैसा बनाते हो ना, तो इट इज़ नॉट एंटायरली और बिजनेस इनकम। कुछ पोर्शन यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि सर अगर आप कोई रबर प्रोडक्ट इंडिया में बेचते हो, सॉरी रबर प्रोडक्ट का सेल करके आप कम इनकम कमाते हो, तो सर अगर आपका वो रबर प्लांट जो है इट इज़ ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया, राइट। अगर वो रबर प्लांट जिससे आपने वो रबर प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करा है, वो रबर प्लांट जो है वो आपने अगर इंडिया में ग्रो करा था ना, तो 65% ऑफ द इनकम विल बी एग्रीकल्चर इनकम एंड 35% ऑफ योर इनकम विल बी बिजनेस इनकम। क्लियर है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रबर का जो प्लांट है जिससे आपने लेटेक्स ऑब्टेन करके, ठीक है, रबर का प्रोडक्ट बनाया है, वो रबर का प्लांट इंडिया में ग्रो अगर आपने करा था तो 65% विल बी एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और 35% विल बी योर बिजनेस इनकम जो कि आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है सर, ये होता है रूल 7। रूल 7 भी बोलता है कि अगर आपने सेल ऑफ कॉफ़ी करके इनकम कमाया है, ठीक है सर, अगर आपने सेल ऑफ कॉफ़ी करके इनकम कमाया है, तो ऐसे केसेस में अगर वो कॉफ़ी को आपने ग्रो और क्योर इंडिया में करा था, ठीक है, क्या किया था, ग्रो और क्योर इंडिया में करा था, तो 75% विल बी एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% विल बी योर बिजनेस इनकम। ठीक है सर, क्लियर। लेकिन सर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सिर्फ ग्रो और क्योर ही नहीं, ग्रो और क्योर के अलावा आपने ग्राउंड और रोस्ट भी उसको इंडिया में करा था, इट वॉज ऑल्सो ग्राउंडेड एंड रोस्टेड। ये कुछ प्रोसीजर होता है जहां अपन कॉफ़ी को सेलेबल बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए करते हैं, रोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे केसेस में अगर आपने चारों मेथड इंडिया में करे थे, ग्राउंड, रोस्ट, ग्राउंड, क्योर, तो ऐसे केसेस में 6 से 4, 6 से 40 विल बी योर बिजनेस इनकम एंड 60% विल बी योर एग्रीकल्चर इनकम। बट सर 6 से 4 40 होता है, 6 से 40 ये समझ गया, 6 से यहाँ के 4 प्रोसीजर और उसका रेट 6 से 40 का, ये समझ गया। बट 40 हमेशा बिजनेस इनकम का ही क्यों, ऐसा कैसे याद रखें? तो कभी भी नोटिस करना, आपका जो कम पोर्शन वाला इनकम होगा ना, जो कम पोर्शन होगा इट विल ऑलवेज बिलोंग टू योर बिजनेस इनकम एंड ज़्यादा पोर्शन विल ऑलवेज बिलोंग टू एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है सर। एंड लास्टली, अगर आपको सेल ऑफ टी विच इज़ ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, ठीक है, आसाम में कोई अगर चाय पत्ती उगाता है, तो अगर आपका सेल और मतलब उसका ग्रोन और अगर आपने टी को ग्रो और मैन्युफैक्चर इंडिया में करा था, तो ऐसे टी के सेल से जो भी इनकम आएगा उसमें सर 40% विल बी बिजनेस एंड 60% विल बी योर एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आया? समझ के चलो 40 रुपए की आपकी चाय हो गई, ठीक है, 6 से चाय, 6 से 40, राइट। क्लियर है? तो ये आप रूल प्लीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं अगर एक बात बताऊँ ना, तो ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, कितना पोर्शन सर, इतना पोर्शन, इतना सा जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये अभी जनवरी 2026 के अटेम्प्ट में 4 मार्क के लिए आया था। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, 4 मार्क के लिए इतना सा पोर्शन इंस्टीट्यूट ने टेस्ट करा था आपको क्वेश्चन नंबर 2A में, जहाँ पे सर आपको HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था और उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी थी। और उसकी टोटल इनकम में उसके पास 2 लैंड थी, सॉरी एक उसके पास लैंड थी क्या कहते हैं, मैसूर में, जहाँ पे सर उसने कॉफ़ी का धंधा करा था, और दूसरी वाली जो उसकी लैंड थी उस पर भी उसने ऐसे ही कुछ काम करा था, जहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग करी थी उसने, सहारनपुर की लैंड थी, उस पर उसने फर्दर प्रोसेसिंग करके पैसे बनाए थे। ये दोनों के दोनों पॉइंट वहाँ पे हिट हो रहे थे। कॉफ़ी वाले में ये वाला पॉइंट हिट हुआ था 75-25 वाला, ठीक है, और यहाँ पे वो इस तरीके से कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो सोचो बेसिक से भी वो लोग इतना पूछ लेते हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड अपना पहला चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो सर क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, या मतलब लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर इनकम जो है इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस मेंशन्ड इन द डेफिनेशंस गिवन अंडर सेक्शन 2(1)(a), ठीक है। However, a method has been laid down to levy tax on the agriculture income in an indirect way। अच्छा, मतलब घुमा फिरा के लोग एग्रीकल्चर इनकम को भी टैक्सेबल कर देते हैं, कैसे वो भी अपन समझेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद द नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब अपना एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ मिक्स करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करवाते हैं आपसे। इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्योग्राफिकल पर्सन।
से इन लोगों के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पार्शियल इंटीग्रेशन का, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है, इसकी दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, नेट एग्रीकल्चर इनकम, वो पर एनम बेसिस पे 5,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या बोला सर आपने, पर एनम बेसिस पे नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड दूसरा जो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इट इज नथिंग बट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो 4 लाख हो सकता है डिफॉल्ट में, ऑप्शनल में 2.5 लाख, 3 लाख 60 साल या उससे ज़्यादा और लेस देन 80 एंड मोर देन इक्वल टू 80 के केस में 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ये अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ओनली इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो ही आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा सर। और ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर, पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको बोलता है कि आपको 5 स्टेप्स फॉलो करके आपका टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या है वो 5 स्टेप्स, पहला स्टेप है कि आप अपनी नेट एग्रीकल्चर इनकम को आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड करो, ठीक है, नेट एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करो और उस पर टैक्स कंप्यूट करो, ठीक है, एग्रीगेट अमाउंट में, ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप, आप अपनी नेट एग्रीकल्चर इनकम को आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ऐड करो। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ, आप आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ऐड करो, ठीक है, और उस कंप्यूट एग्रीगेट अमाउंट पे आप टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर आप करो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, अच्छा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करो और ये जो अमाउंट आएगा ना, अब देख लो कि अगर आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है टोटल इनकम के बेसिस पे तो सरचार्ज लगाओ, ठीक है, एंड अगर आपको रिबेट मिलता है तो रिबेट के अमाउंट को माइनस कर लो, राइट। ये करने के बाद जो फिगर आएगा स्टेप नंबर 4 में, उस पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो 4% की रेट से एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है सर। क्या बोला मैंने, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपये पर एनम से ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, वो कितना है, एक मिनट, हाँ, जो दूसरा आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो कितना होना चाहिए, आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 4 लाख का होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, एंड नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो आपके सारे कंडीशन फुलफिल होने पर आपको पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। पहला स्टेप है कि आप अपनी नेट एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करो, उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। दूसरा स्टेप है नेट एग्रीकल्चर इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ऐड करो, उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। तीसरा स्टेप है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करो। और चौथा स्टेप है सर, अगर आपके ऊपर रिबेट आपको मिलता है तो रिबेट माइनस कर लो, या फिर अगर सरचार्ज ऐड करना है तो सरचार्ज ऐड कर लो। पांचवा स्टेप जो है सर, वहाँ पे क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको ऐड करके आपको आपका टैक्स अमाउंट तैयार हो जाएगा, राइट। अब देखो सर, यहाँ पे सर क्या हो रहा है, एक इलस्ट्रेशन लिया है मैंने। क्या इलस्ट्रेशन, एक्स नाम का एक रेसिडेंट है, हु हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी ब्रैकेट में लिखा है कंप्यूटेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में अगेन लिखा है कंप्यूटेड। और ये कंप्यूटेड वर्ड का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट आपको सर समझ में आएगा जब आप सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ोगे। तो ये जो दो अमाउंट है ये आपके इनकम का फॉर्म पार्ट बन रहे हैं बराबर। आपको एक एग्रीकल्चर इनकम हुआ था फ्रॉम अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन जयपुर, और इस 4,80,000 रुपये कमाने के लिए आपका खर्चा हुआ था 1,70,000 का। मतलब इसका ये कि सर आपका जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो कितना आएगा, 3,10,000 का आएगा। और ये जो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ये कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 7,30,000 का, ठीक है सर। और यहाँ पे आपको बोला है टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है ऑप्शनल टैक्स रेजिम में, अगर उसकी एज 45 है और 70 है। अगर 45 है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख का एप्लीकेबल होगा नॉर्मल प्रोविजंस में, और 70 साल का अगर ये है तो 3 लाख का एप्लीकेबल होगा। सर हमारा तो जो ये 7,30,000 है ना, ये दोनों भी अमाउंट से ज़्यादा है, चाहे वो 2.5 लाख हो चाहे फिर वो 3 लाख क्यों ना हो। हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है ना वो तो हमारे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आ रहा है। साथ ही साथ हमारा जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ये भी सर हमारा ग्रेटर देन 5,000 रुपीज़ पर एनम आ रहा है। मतलब सर पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो अपने ऊपर अप्लाई होने वाला है, ठीक है। आओ सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो ये देखो मैंने आपको बताया 7,30, एग्रीकल्चर इनकम तो मेरी 0 होगी, मेरी टोटल इनकम 7,30 आ रही है बराबर। टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने की बारी आ चुकी है।
सर सबसे पहले मैं मेरी एग्रीकल्चर इनकम को मैं मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करूंगा, 10,40,000 की रेट अमाउंट पे मैं मेरा टैक्स कैलकुलेट कर लूँगा, अज्यूमिंग मेरी 45 ईयर्स की एज है। सिंपल तरीका है सर, 1,12,500 प्लस, एक मिनट, 1,12,500 प्लस 10 लाख के ऊपर कितना अमाउंट है, 40,000 मल्टीप्लाई 30%, मतलब 12,000 इधर आएगा और 1,12,500 इधर आएगा, 1,24,500 का वो इनकम हो गया। मेरा टोटल इनकम आपने अगर ध्यान दिया हो तो कितना था, 7,30,000 का था। कहीं से भी रिबेट मिलने वाला है नहीं, मैं ऑप्शनल में हूँ, ऑप्शनल में रिबेट तब मिलता जब मेरी इनकम अप टू 5 लाख की होती। दूसरा, सरचार्ज लगने वाला है नहीं भाई, 50 लाख के बहुत अंदर हूँ मैं, ठीक है, तो ना सरचार्ज ना रिबेट। दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप होने वाला है कि मैं मेरी एग्रीकल्चर इनकम को मैं मेरी बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट में ऐड करूं और वो जो अमाउंट आ रहा है उस पर टैक्स कैलकुलेट करूं। तो 5,60,000 पे कितना टैक्स आएगा सर, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% यानी कि 12,500, और 5 लाख से 5,60,000 के जितनी इनकम आ रही है उस पर 20% यानी कि 12,000, तो ये अमाउंट आ गया 24,500 का। तीसरा स्टेप होता है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी कि 1,24,500 माइनस 24,500 विल गिव मी 1 लाख रुपए। सरचार्ज लगना नहीं, रिबेट मिलना नहीं, तो फिर स्ट्रेट अवे 4% का सेस ऐड करके 1,04,000 रुपये आ जाएंगे। समझ में आया क्या मेरे भाई? अब बताओ मुझे, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से सर आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स भर रहे हो, ये कैसे हो रहा है? आपको एक बात बताता हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर सर आपकी एग्रीकल्चर इनकम पे पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं और वो पूरी की पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होती, तो क्या होता सर? होता ये कि आपका ये जो 7,30,000 का इनकम है, ठीक है, इस पे टैक्स लगता था, स्ट्रेट अवे अपन इस पे टैक्स लगाते थे। ये जो 3,10,000 रुपये है ना, ये आपका एग्जेम्प्ट होता था, तो आप इवेंचुअली टैक्स 7,30,000 पे भरते थे। और 7,30,000 पे आप टैक्स कितना भरते थे? तो देखो, 2.5 लाख तक तो कुछ भी नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% यानी कि 12,500, और 5 लाख से 7,30,000 यानी कि 2,30,000 पे 20%, 46,000, 46,000 आ गया। ये कितना हो गया टोटल? 58,500। ठीक है सर, अभी रुक जाओ, इस पे आप समझ के चलो 4% का आप सेस ऐड कर रहे हो, तो 58,000 पे 58,500 मल्टीप्लाई 4% कितना आ रहा है? 2340। ठीक है, तो ये अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ 2340। ये कितना देगा मुझे? ये देगा मुझे 60,840 का। अभी मैं कितना भर रहा हूँ टैक्स? अभी सर मैं टैक्स भर रहा हूँ 1,04,000 का। और अगर मेरे पे कुछ लगता ही नहीं है पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, तो मैं टैक्स कितना भरता? 68,000। ठीक है, तो मैं कितना टैक्स भरता? 60,840 का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपने जो है 43,160 रुपीज़ का ज़्यादा टैक्स भरा है बिकॉज ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब इन लोगों ने आपको क्या किया है, आप लोग को बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया वो अब आप समझ गए। ठीक है, इन लोगों ने आपको बोला कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है सर, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, बट पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाया और उस पर भी टैक्स ले लिया आपसे। ठीक है, ऑल्दो उन्होंने कंडीशन आपको ज़रूर दी, बट वो कंडीशन मोर ऑफन देन नॉट आप सेटिस्फाई कर ही लोगे। ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अगर आपसे हम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं लेते, पूरा का पूरा उसको एग्जेम्प्ट करते, तो आप टैक्स भरते 60,840 का। अरे बाप रे बाप, 60,840 का। लेकिन क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स भर रहे हो 1,04,000 रुपये का, मतलब 43,160 रुपीज़ ज़्यादा टैक्स भर रहे हो आप। ठीक है सर, तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लिया कि नहीं लिया? अरे लिया कि नहीं लिया, बोलो ना। समझ में आया क्या सर? क्लियर है आपको? श्योर? इसमें 2.5 लाख का बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट लिया कि नहीं लिया? हाँ लिया लिया लिया, 2.5 लाख का लिया, और उस पर 2.5 लाख 2,30 बराबर बराबर, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, परफेक्ट, समझ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। यही अगर मैं इसकी एज 70 कर देता था तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे एक सिंपल फ़र्क पड़ता था कि जो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट है मेरी 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाती थी, क्योंकि मेरी एज जो है मोर देन 60 हो जाती थी। दैट्स द ओनली डिफरेंस इट वुड हैव मेड अगर वो एज 70 ईयर्स की होती। ठीक है क्या सर? अरे येस और नो? अरे हाँ या ना तो बोलो।
इसी के साथ सर आपका पहला चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा का पूरा होता है समाप्त। क्या बोलते हो, समझ में आया? सर थर्ड क्लास है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है अपना, एंड थर्ड क्लास नहीं है बे, फर्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 3 है, ठीक है? सो इट इज क्लास नंबर 3 ऑफ आर एग्जाम ओरिएंटेड बैच एंड वी हैव कंप्लीटेड entire concepts of the chapter 1 that is basics to introduction or basics of income tax। क्या बोल रहे हो सर, खुद मिक्सअप कर दिए। एक सेकेंड फिर से फ्रेम करता हूँ। It is class number 3 of the exam oriented batch for your attempt of May 26, September 26 and January 27 and class number 3 में अपन ने अपना पहला चैप्टर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया है अलॉन्ग विथ क्यूमुलेटिव रिविजन। अब आपको भी क्या करना है, हर क्लास की तरह आज की क्लास के बाद भी इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार क्रिस्प तरीके से रिवाइज करना है, राइट? कल अपन चालू करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को एंड 1 या 2 क्लास में अपने उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है गाइस? ऑल्सो इस चैप्टर को जब आप देख रहे हो, ठीक है, बाय द टाइम इसका यूट्यूब पे भी रिवीजन वीडियो अपलोडेड है अलॉन्ग विद अ मास्टर क्वेश्चन, जहाँ पे सर अपन ने 1 घंटा 40 मिनट में, ठीक है, एक बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली रिवाइज किया है, अलॉन्ग विद दैट उसका एक बहुत ही शानदार मास्टर क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। ऑल्सो बाय द टाइम आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको इस चैप्टर का ऑडियो रिविजन भी मिल जाएगा, ठीक है सर, जहाँ पे आप हार्डली 15 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर को रैप अप कर लोगे। तो जो चैप्टर को आपने सर रफली 5 घंटे से 6 घंटे के बीच में मेन अपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में पढ़ा, उसको आपने यूट्यूब पे 100 मिनट में अलॉन्ग विद मास्टर क्वेश्चन रिवाइज करा, उसको मैं आपको 15 मिनट के अंदर ऑडियो रिविजन के थ्रू भी रिवाइज करवा दूंगा। आई होप इतना आपको काफ़ी होगा आपको इस चैप्टर में ग्रिप लाने के लिए और एक कॉन्फिडेंस देने के लिए। बट आपसे एक छोटी सी चीज़ रिक्वायर्ड होगी एंड दैट इज क्यूमुलेटिव रिविजन, रेगुलर स्टडीज, कंसिस्टेंट स्टडीज एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है गाइस? मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, खूब मन लगा के पढ़ाई करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करना, कोई टेंशन मत लेना, एंड टैक्स का तो बिल्कुल टेंशन मत लेना बिकॉज मैं हूं ना। बाय।